गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया। आवाज आ रही है भाई साहब? क्या हम सब लोग यहां पर आवाज सुनाई दिखाई दे रही है? एकदम भैया। कैसे चल रही है लाइफ भाई साहब? तो आज थर्मोडायनेमिक्स आपकी लाइफ से मेरी तरफ से अब चला जाएगा आपके पास। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री की सारी थ्योरी, सारे न्यूमेरिकल सब आपके पास होंगे। अब इसके बाद क्या करना है ये ज्यादा अच्छे से आपको पता है। ज्यादा अच्छे से आपको पता है कि भैया अब थर्मोडायनेमिक्स भी चला गया। अब देखोगे, ध्यान सुनना अपने पास। अब देख लो भैया, कौन कितना 10 अगस्त से चालू किया था, आज 25 अगस्त है। 15 दिन के अंदर एक चैप्टर भी चला गया। मतलब बीच में छुट्टियां आई थी, जो भी था। अब ये चैप्टर्स, इसके बाद इक्विलिब्रियम, कल इक्विलिब्रियम चालू हो जाएगा। इक्विलिब्रियम के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यही दो चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स हैं जो एकदम कोर ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री है। यहां पर भाई पढ़ने वालों के लिए, जो लगातार पढ़ते उनको मजा आता है, और जो नहीं भाई साहब विजिटिंग स्टूडेंट होते हैं, कभी कभार पढ़ते हैं, उनके साथ ये दिक्कत रहती है। थर्मोडायनेमिक्स बेटा बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन उन फॉर्मूलाज को कौन कहां कब यूज करना है, ये चीज प्रैक्टिस से ही आएगी। तो भैया आज पहले हम थर्मोकेमिस्ट्री को खत्म करेंगे, उसके फॉर्मूलाज को खत्म, मतलब फॉर्मूला कह रहा हूं, उसकी डेफिनेशन को खत्म करेंगे। और कल भैया जो लोग भी चाहते हैं इक्विलिब्रियम से फ्रेश स्टार्ट करना, इक्विलिब्रियम से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग भैया थर्मोडायनेमिक्स में, बेटा कुछ लोगों को अभी लगता है कि सर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है या फॉर्मूले में अटक रहे। तो बेटा कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, सच्चाई ये है। एग्जाम आपका अगले दिन भी नहीं है। आपका एग्जाम 10 महीने 8 महीने बाद होने वाला है। तब तक आपको एक ही चीज करनी होती है, रिवीजन करना होता है। कॉन्फिडेंस आता है रिवीजन से। कॉन्फिडेंस आता है जब बार बार आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स देखते, तो पता चलता है कि यार रिवीजन करेंगे तभी आएगा। तो हम लोग बार बार बोलते हैं बेटा याद करो। डे 1 पे हमने एक टेक्निक की बात करी थी, सीपीआर टेक्निक। क्लास करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। क्लास एक बार खत्म हो गई, खत्म हो गई। मूल कॉन्सेप्ट की क्लास बार बार नहीं देखनी है। प्रैक्टिस करना, रिवीजन टेस्ट, प्रैक्टिस रिवीजन टेस्ट, बस भैया। क्लास का बस छोटा सा रोल। क्लास आपको एक बता देगा कि ये चीजें आपको करनी है, बट प्रैक्टिस, रिवीजन और टेस्ट ये जरूर करना है आपको। ध्यान से देखिएगा क्या करने वाले। एकदम भैया क्वेश्चन करेंगे, आज तो क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का, थर्मोकेमिस्ट्री के कुछ इंथैल्पीज हैं, उसमें से फिजिकल की एक इंथैल्पी मैं आपको बताऊंगा, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बाकी जो इंथैल्पीज है, जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आएंगी, वो आप मतलब मेरे साथ भी पढ़ेंगे, बट आप धीरे धीरे ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। कहां पर? जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे या इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो यस, रिवीजन स्ट्रेटजी बेटा मेरी तरफ से बस यही है कि नोट्स से रिवाइज करो, नोट्स रिवाइज करो। अगर आपको मतलब रिवीजन करना है तो बेटा आप, सिंपल सी बात है, जो भी लेक्चर्स आप कर रहे हो, देखो कोई अच्छा टॉपिक है तो आप नोट्स, रिवीजन का करने का तरीका, अगर थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करना है तो पहला स्टेप क्या है कि सर क्लास नोट्स रिवाइज करो। सर क्लास नोट्स पहले रिवाइज करो, क्लास नोट्स रिवीजन करो। सर क्लास नोट्स, क्लास के क्वेश्चन, पहला काम ये करो कि भैया क्लास के क्वेश्चंस, क्लास नोट्स रिवाइज करो। आपको वीकली कंबाइंड क्वेश्चन मिल गए होंगे, तो आप भैया पहला काम इसको रिवाइज करो। अगर यहां पर आपको लग रहा है कि अच्छा सर ने ये क्वेश्चन में ये वाले फॉर्मूले रखे, तो उसके बाद भैया सेकंड काम करना है आपको, यहां पर डीपीपी के क्वेश्चंस का रिवीजन करना है। डीपीपी के क्वेश्चंस का रिवीजन करना है। सेकंड स्टेप में आप डीपीपी के क्वेश्चंस देख लीजिए, और उसमें से जो भी अच्छे क्वेश्चंस हो प्लीज बेटा उसको हाईलाइट करो, स्टार करो, मार्क करो, स्क्रीनशॉट करो, जो करना है करके रख लो। थर्मोडायनेमिक्स 4 चैप्टर हो चुके हैं। अगर 4 चैप्टर में आपके 200-250 क्वेश्चन अगर नहीं निकाल पाए हो, तो बेटा समझ जाओ प्रिपरेशन फिर बाद में जाके ना एकदम ऐसे तहस नहस हो जाएगी। सच्चाई है भैया, देख लेना। सर आपके ये 2 चैप्टर्स, ये 2 चीजें पहले, सबसे पहले, उसके बाद आपको लगता है तो भैया आपको मैं क्लास में बार बार आज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बोल देता हूं, तो एनसीईआरटी के भैया क्वेश्चंस कर लो। एनसीईआरटी से तुम्हें थ्योरी रिवाइज करनी है, थ्योरी रिवाइज करो। तुम्हें लगता है भैया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है, एग्जाम्पलर कर लो भाई साहब, एग्जाम्पलर करना है, एग्जाम्पलर कर लो। अगर हम बात करें उसके बाद हम पीवाईक्यूज पे आएंगे। पीवाईक्यूज में सबसे पहले नीट पीवाईक्यूज करो, और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो जेईई मेंस करो। अब ये सारा चीज एक बार में नहीं हो पाएगा। अब कोई सोचे सारा कुछ एक बार में कर दूं, नहीं हो पाएगा। उसके लिए भैया बहुत ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आप इसको
जब क्लास चल रही होती है तो एक ही लेक्चर को आप एक चैप्टर को 10 दिन 15 दिन में करते हो, तो ये 10-15 दिन के अंदर क्या करते हैं, जब आप चैप्टर करते हो तो आप इसको इतनी बार कर चुके होते हो ना, ये इतनी बार कर चुके होते हो कि आपको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। तो अगली बार रिवीजन करते टाइम एनसीईआरटी कर लिया, अगली बार रिवीजन करते टाइम नीट पीवाईक्यूज कर लिया, उसकी अगली बार जेईई मेंस पीवाईक्यूज कर लिए, तो ऐसे करते हैं। ठीक है, तो रिवीजन स्ट्रेटजी यही है भाई। अब जब क्लास चल रही, जैसे मान लो आज थर्मोडायनामिक्स खत्म हुआ, तो आज एक काम करना, आज से अभी जैसे कल इक्विलिब्रियम का थ्योरी पार्ट होगा। इक्विलिब्रियम सच बताऊं तो सैटरडे या फिर मंडे से बहुत अच्छा चला जाएगा। तो भैया तुम्हारा काम क्या है, तब तक थर्मोडायनामिक्स के बार बार इसको इतनी बार कर लो, इसको इतनी बार कर लो, इसको इतनी बार कर लो कि इसके अच्छे क्वेश्चंस निकाल के आप रख लीजिए, इसके अच्छे क्वेश्चन खींच के रख लीजिए अपने पास। और जब अच्छे क्वेश्चंस आपको पता चल गए तो फिर यूटिलाइज कीजिए। बेटा पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं आप। मैं पीवाईक्यूज के लिए मैंने बोला भी है कि मैं मोटी किताब सीरीज आपको दे दूंगा, बस बेटा थोड़ा सा क्लासेस ज्यादा हैं इस चक्कर में, लेकिन आपको टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बोला है तो मैं दे दूंगा। मैं थोड़ा लेट इसलिए करता हूं कि भैया थोड़ा तुम भी तो हाथ पैर मारो। कुछ लोग हैं कि सारा चैप्टर का दे दो, मैं दे दूंगा, मुझे पता है तुम देख भी जाओगे वीडियो, दिमाग नहीं लगा पाओगे। ठीक है, वीडियो देखना और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना दोनों में फर्क होता है। ये बहुत सारे लोग जानते होंगे, क्लास में क्वेश्चन मैं जब बताता हूं, मैं जब समझाता हूं तो भैया क्लास जल्दी हो जाती है, लेकिन जैसे ही डीपीपी में जाते दिमाग ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि आपने दिमाग को छोड़ा ही नहीं ना, आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो। आप सोच रहे जैसे क्लास में मास्टर ऐसे चिल्ला चिल्ला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा है, बता दे रहा है, हिंट है, ये है, डरा दे रहा है, वैसे भैया क्वेश्चन में बताए। नहीं बेटा, वो बोरिंग काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो मोटी किताब सीरीज मिल जाएगी, डोंट वरी, आपको भैया ये मिल जाएगा, आप इसकी टेंशन मत लो, मैंने बोला है तो आपको मिलेगा। ठीक है, पहले नीट पीवाईक्यूज हम लोग जल्दी खत्म करेंगे और फिर जेईई मेंस के भी आ जाएंगे जैसे ही मिलता है। यस नीट जेईई मेंस तो हो ही जाएगा भाई। जेईई एडवांस वाला मैं दिसंबर ऑनवर्ड, जेईई एडवांस वाला तब दूंगा ना जब तुम्हारा सिलेक्शन पहले सिक्योर हो, पहले एडवांस करेगा। पहले नीट पीवाईक्यूज है, नीट पीवाईक्यूज में अभी थिंक रेडॉक्स हो गया है, रेडॉक्स, हाँ रेडॉक्स और स्ट्रक्चर, ये क्या नाम है, सॉल्यूशंस, ये 2 चैप्टर बस इस वीक के एंड तक आ जाएंगे, रेडॉक्स और सॉल्यूशंस। थर्मोडायनामिक्स भी अगले वीक तक आ जाएगा। नीट पीवाईक्यूज पहले करेंगे, साथ में फिर जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करेंगे और जेईई मेंस के पीवाईक्यूज खत्म करेंगे। मॉड्यूल भैया जिनके पास मॉड्यूल है मॉड्यूल करो भाई, किसने मना किया है? मॉड्यूल तो भैया सबसे बेस्ट है। मुझे तो लगता है कि आप जो लोग भी, मतलब ऐसा नहीं कि मॉड्यूल कोई बोलेगा सर आप बेच रहे हैं, बेच नहीं रहा हूं बेटा, सच्चाई बता रहा हूं। आप इधर उधर किताबें करने से फार बेटर है पीडब्ल्यू का मॉड्यूल कर लीजिए। पीडब्ल्यू का मॉड्यूल में ये कि गिन चुन के आपके पास 200-250 क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उनको तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना और बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अच्छे क्वेश्चन उन्हीं को बार बार रिपीट करना, उनके कॉन्सेप्ट को रिपीट करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्राई कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते, स्टार्ट करते हैं भैया। जो लोग मॉड्यूल कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। चलिए आज कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ही पता है हम सबकी फेवरेट किताब भैया एनसीईआरटी, और मैं आपसे सीधा सीधा आपको एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देता हूं, आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। आपने जितनी भी इंथैल्पीज पढ़ी हैं, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाएंगे बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर कि सर इसकी इंथैल्पी कितनी होगी, और इसी के साथ साथ जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड इंथैल्पी बता पाएंगे। बेटा आप सोच लो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसी को लग रहा हो कि भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको इसकी इंथैल्पी निकालनी है, और अगर इसकी इंथैल्पी आ गई तो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी निकालना आपको आता है। गिवन सब कुछ दिया हुआ है, एटमाइजेशन इंथैल्पी, वेपराइजेशन इंथैल्पी, फॉर्मेशन इंथैल्पी, सब कुछ आपको दिया हुआ है बेटा। ठीक है, सब कुछ आपको दिया हुआ है। अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे? जल्दी जल्दी। फॉर्मेशन इंथैल्पी, यहां पर CCl4 का जो नॉर्मल स्टेट होता है ना बेटा, लिक्विड होता है, तो CCl4 लिक्विड बनानी है। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखो। सोचो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगले 2027 में ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ गया, सच बता रहा हूं, इस क्वेश्चन की, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ना बेटा, रैंक ऊपर नीचे कर देगा इस क्वेश्चन। भैया देख लीजिएगा, ये एनसीईआरटी का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जो जो इंथैल्पी लिखी है ना बेटा, उसका मीनिंग डिकोड कर लो। CCl4 बेटा लिक्विड से गैस की इंथैल्पी दी हुई है। सर मैं इस रिएक्शन को लिख लूं, इस रिएक्शन का मतलब क्या हो गया सर, इसकी इंथैल्पी 30.5 किलो जूल्स पर मोल दिया गया है। सर ये देख लीजिएगा, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ CCl4 लिक्विड। CCl4 लिक्विड ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन ग्रेफाइट होता है।
सर कार्बन ग्रेफाइट होता है प्लस Cl2 2Cl2 गैस ले लेंगे। इस रिएक्शन की इंथैल्पी आपको -135.5 किलो जूल्स मिल जाएगी। फिर बात करेंगे एटमाइजेशन इंथैल्पी की, तो बेटा कार्बन का एटमाइजेशन इंथैल्पी मतलब कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन गैस, इस रिएक्शन की इंथैल्पी बेटा 715 किलो जूल्स। सर अगर हम बात करें क्लोरीन के एटमाइजेशन की, तो क्लोरीन गैस से 2Cl गैस बनाने की इंथैल्पी डेल्टा H की वैल्यू कितनी दी है बेटा 242 किलो जूल्स दिया गया है। मेरा रिक्वायर्ड रिएक्शन देख लो, ये मेरे लिए फर्स्ट रिएक्शन है, ये मेरे लिए सेकंड रिएक्शन हो गया, ये मेरे लिए थर्ड रिएक्शन हो गया। और ये बेटा ये सारे क्वेश्चन प्लीज अपने नोटबुक में ऐड कर लेना, जब भैया रिवीजन करोगे तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक। सर कैसे करेंगे, सर कैसे करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, CCl4 कौन से रिएक्शन को क्या करेंगे कि भैया हमको ये रिएक्शन मिल पाए, CCl4 गैस से भैया कार्बन गैस मिल पाए और 4 क्लोरीन गैस मिल पाए। ये रिएक्शन के लिए आप क्या करेंगे इन चारों रिएक्शंस में? सर CCl4 गैस पहली रिएक्शन में मिल रहा है, उल्टा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर आपको CCl4 गैस उस साइड चाहिए, CCl4 गैस उस साइड चाहिए। सर आपको पहली रिएक्शन को माइनस करना पड़ेगा, CCl4 गैस उस साइड आ गया। सर आप देखें इवन तो भैया कार्बन गैस यहां पर है, आपको इधर ही चाहिए एकदम भैया। थर्ड रिएक्शन को एकदम सिमिलर टाइप ऐड कर दीजिए। थर्ड रिएक्शन क्लोरीन बेटा 4Cl किस साइड चाहिए, इस साइड। सर फोर्थ रिएक्शन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर्थ रिएक्शन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको 4 क्लोरीन, सर ये कार्बन गैस मिल गया, 4 क्लोरीन मिल गया, CCl4 गैस इधर आ गया। अब सर जैसे ही इधर आया CCl4 लिक्विड को हटाने के लिए ये वाली रिएक्शन भी उल्टी करनी पड़ेगी, ये वाली रिएक्शन भी उल्टी करनी पड़ेगी। सर सेकंड रिएक्शन को उल्टा कर दो। सर ये देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंथैल्पी में बेटा यही काम करना है। फर्स्ट रिएक्शन को उल्टा किया तो माइनस हो गया, -30.5 हो गया। थर्ड रिएक्शन को बेटा देख लो, सिमिलर रहने दिया तो वो 715 हो गया। सर यहां पर देखोगे फोर्थ रिएक्शन को तो भैया 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 42 हो गया। सर यहां पर थर्ड रिएक्शन को उल्टा किया है, सेकंड रिएक्शन को उल्टा किया है तो ये प्लस हो गया। सर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा यार, ये तो इसको माइनस कर दो ना तो 130 आ जाएगा। हाँ 130 कह रहा हूं, 105 आ जाएगा ना। 105 प्लस 715 प्लस कितना हो गया 484 हो गया। ठीक है 484 तो कितना हो गया ये 820 और 1200 कितना आ रहा है 14 9 10 8 4 कितना हो गया 12 1 13 1304 किलो जूल्स आ गया, 1304 किलो जूल्स आ गया। 1304 इस रिएक्शन की इंथैल्पी बेटा 1304 आ गई। इस रिएक्शन की इंथैल्पी को देख लो भैया, कल ही बताया गया है इस रिएक्शन की इंथैल्पी से अगर एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी निकालना हो CCl4 का, CCl का एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl कार्बन क्लोरीन के एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी निकालनी हो तो 1304 अपॉन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 1304 अपॉन कितना आ जाएगा 4। 4 बॉन्ड टूट रहे, सर 4 से अपने पास डिवाइड कर दे, 3 10 हाँ 2 कितना आ गया 2 तो 326 किलो जूल। सोच लो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन 326 किलो जूल्स। आपको इसीलिए बेटा देख लेना, एनसीईआरटी जो लोग नहीं अटेम्प्ट करना चाहते या जो एनसीईआरटी से भागते रहते बेटा आप अपना आंसर देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं और ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। अब ये एग्जाम में ये रिएक्शन लिखना कौन किस तरह से लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, अटेम्प्ट करना देख लीजिएगा। हाँ यस 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 कोई दिक्कत नहीं भाई, हाँ एकदम डन। तो भैया ये देख लेना इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का यूज हम लोगों ने जितनी इंथैल्पीज की हैं, वेपराइजेशन, एटमाइजेशन, फॉर्मेशन, कंबशन, जो भी इंथैल्पीज की हैं बेटा हम सब यूज कर सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन को एक बार आराम से, अभी जैसे रक्षाबंधन की छुट्टी होगी या संडे आएगा तो भैया संडे को टेस्ट देने के बाद आप एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर करिए, क्योंकि उससे आपको आइडिया आएगा कि भाई ये क्वेश्चन कभी भी मुंह उठा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है
लेंदी नहीं है बेटा। अब ये देखो, तुमको लेंदी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने तुमको इतना लंबा चौड़ा कराया। एग्जाम में तुम खुद सोचोगे कि भैया मुझे CCl4 गैस चाहिए, तो इस रिएक्शन में गैस किधर मिलेगा। अब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। इस रिएक्शन में गैस किधर मिलेगा, प्रोडक्ट साइड उल्टा करेंगे तो माइनस कर दिया, इसकी वैल्यू माइनस ले लेंगे। सर ये फॉर्मेशन है तो भैया यहां पर ऐसे। आप थोड़ा सा हाँ एग्जाम में फास्ट सोचिए और फास्ट सोच के अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आइए, फास्ट सोचने से याद आया, मुझे पूरा भरोसा है आपको एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का नशा छाया हुआ है। आइए बेटा, बॉन्ड एनर्जी दी हुई है हर एक बॉन्ड की। इथाइन से इथीन में जा रहे, इथाइन से इथीन में जा रहे बेटा। ऑप्शन में बहुत ज्यादा गैप है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भैया इथाइन से इथीन जाने का बॉन्ड एंथैल्पी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। जल्दी 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 इथाइन से इथीन जाने की कन्वर्जन आप कर पाएंगे। क्या होगा इथाइन से इथीन? जिन लोगों को ये बॉन्ड्स नहीं दिखते बेटा देख लेना यार, अब एग्जाम में ऐसे स्ट्रक्चर्स बना के नहीं देगा। और आप यकीन बैच में है तो मुझे पूरा भरोसा है कि 11th 12th थोड़ा थोड़ा आता होगा। इतना 11th 12th तो आता ही होगा कि भैया आपको पता हो कि ये निकेल में, पैलेडियम में, प्लेटिनम में इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन बोल देते हैं, और अगर प्रॉपर बोले तो भैया पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन बोल दिया जाता है। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन बोल दिया जाता है। तो भैया देख लो, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालना है। कैसे निकाले, तो 4 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH। सर 4 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, सर 4 टाइम्स लिखो, प्रोडक्ट नहीं रिएक्टेंट, 2 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH प्लस C बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ। अब इतना लिख लिख के कर रहा हूं क्योंकि भैया ऑब्वियस ये हाँ, ये देख ले, प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH। अब ये भैया इतना सजा सजा के एग्जाम हॉल में तो आप नहीं लिखोगे। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दो भैया, CH का 4 प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड C, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड C। भैया देख लीजिएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो आप कैसे करने वाले हैं। सर यहां पर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH कितना दिया है, सर 2 टाइम्स 98। सर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, कार्बन का बॉन्ड एंथैल्पी कितना दिया गया है, ट्रिपल बॉन्ड का 198। सर यहां पर हाइड्रोजन का कितना दिया गया है, 103। सर दिस माइनस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH, 4 टाइम्स 98 प्लस डबल बॉन्ड का कितना है, प्लस 145। सर देख लो, अब ये कितना हो गया, 196 प्लस 198 प्लस 103, और दिस माइनस ये कितना हो गया 4 ना, तो 392 और प्लस 145। कितना आ रहा है आंसर, कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है, D आ रहा है। कितना आ रहा है, D आ रहा है। कैलकुलेट करके देख लीजिए भैया, 8 6 14 14 प्लस 3 17 9 18 18 और 19, और यहां पर 497 माइनस ये कितना हो गया 7 9 4 13 और 5। सर माइनस 40 किलो कैलोरी, किलो है ना, हाँ किलो कैलोरी, माइनस 40 किलो कैलोरी। बेटा अब इस क्वेश्चन को मैंने इतना सजा के लिखा, आपका कॉन्फिडेंस है तो आप ये एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो एग्जाम हॉल में इतना लिख के आप काम चला सकते हैं। आपको इतना ज्यादा ये सब स्ट्रक्चर बनाना, फैला फैला के लिखना कोई भाई जरूरत नहीं है। अब किसी को लगता हो सर अभी भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट पे ही अटका हुआ है कि अरे सर
ये तो हाइड्रोजिनेशन, बेटा इसको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना तो देख लो, ऑर्गेनिक में इसी को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अभी आपको ऑर्गेनिक का हाइड्रोजिनेशन इंथैल्पी बताऊंगा मैं। हाइड्रोजन के ऐड होने को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन इंथैल्पी। सर देख लीजिएगा निगेटिव आ रहा है, क्यों? क्योंकि सर पाई बॉन्ड तोड़ के क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये सब चीजें बेटा इनऑर्गेनिक की या ऑर्गेनिक की फिजिकल से रिलेट होती हैं। तो थोड़ा बहुत देख लो, बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं होता, रिएक्टेंट माइनस क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट माइनस क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अरे सॉरी, इसका पोल क्या था, पोल में डी था ना आंसर। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तो कल भी क्लास में भी कराया है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया गया है। जल्दी जल्दी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया निकाल दीजिए। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया निकाल दीजिए। ये कल क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है बेटा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया निकाल दीजिए। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया निकाल दो भाई, क्या बनेगा? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, लिखने की जरूरत आपको है नहीं बेटा, आप इसको लिखने की ऐसी बहुत ज्यादा आपको जरूरत है नहीं, आप ऑलरेडी लिख चुके हो थ्योरी। थ्योरी आप लिख चुके हो बेटा। अब जिनको रिएक्शन लिखने नहीं आ रहा, सच बता रहा हूं बेटा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अगर फॉर्मेशन इंथैल्पी की रिएक्शन अभी तक आप लिखना नहीं सीख पाए हैं, सर इतनी ज्यादा पढ़ाई मत कीजिएगा बेटा। ऐसा ना हो कि एम्स दिल्ली से आगे पहुंच जाएं आप, ठीक है? इतना ज्यादा अगर आपको ये रिएक्शन लिखने का अभी तक नहीं आया तो भैया ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है कि अब आप एकदम मतलब हाँ इक्विलिब्रियम से ही अब पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब ये चैप्टर अब आपके हाथ से चला जाएगा। थर्मोकेमिस्ट्री में जिनको भी लग रहा है कि भैया ये रिएक्शन कैसे लिख रहे हैं हमको नहीं, हाँ ऐसे कैसे, मतलब नहीं ना सर, हर दिन सर एक बार फिर से बता दीजिएगा। सर ये देख लीजिएगा, यहां पर अगर एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो x1/2 होगा, यहां पर 3/2 x2 हो जाएगा, 3/2 x2 हो जाएगा। और यहां से दिस माइनस रिएक्टेंट का भैया कितना टाइम कर देंगे, 3x3 कर देंगे। तो x1/2 3/2 x2 और ये क्या हो जाएगा, -3x3 आ जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर सी आ रहा है बधाई हो, और जो लोग ऐसे नहीं है सच बता रहे हैं। अब बेटा ये रिएक्शन कैसे लिख दे रहे हैं, फॉर्मेशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कैसे हो रहा है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कैसे हो रहा है, अभी आपका कॉन्सेप्ट हो चुका है कचड़ा। अगर आप अब अभी तक ये नहीं सोच पा रहे हैं कि फॉर्मेशन एंथैल्पी में सर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है कि, तो बेटा आप एक ही काम कीजिए, पोस्ट ऑन कम्युनिटी हु इज द बेस्ट टीचर, बच्चे आपको बता देंगे, उसमें मेरा नाम नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। आप आराम से बेटा इक्विलिब्रियम से कल स्टार्ट कर लीजिएगा। सच बता रहे हो, अगर आप यहां तक नहीं आ रहे हो तो फिर बेटा क्या ही क्लास अटेंड कर रहे हो। हाँ अब इसको तो ये मत बोला सर, अब तुमको ये शायद चिल्ला चिल्ला के 2 दिन से बताया जा रहा है कि फॉर्मेशन हो चाहे कोई भी रिएक्शन हो, अगर बॉन्ड एंथैल्पी दी है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। चलो कोई नहीं, ये चैप्टर भी अब निकल गया। अगला क्वेश्चन कर लीजिए बेटा। OF2 की बात कर रहे हैं, OF2 की बात कर रहे हैं। OF2 की बात कर रहे हैं, जल्दी जल्दी। इस संडे को बहुत प्यारा टेस्ट है बेटा, तीनों चैप्टर्स आपके मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन और रिडॉक्स, ये तीनों चैप्टर्स मिला के आई थिंक पहली बार आपका 3 चैप्टर्स का टेस्ट हो रहा है इस बार अच्छे से। और मतलब जब 2-3 चैप्टर्स होते हैं तो पेपर का लेवल रिवीजन का ही लेवल हो जाता है। अगर आप रिवीजन सही से करके जाएंगे पेपर अच्छा जाएगा, नहीं करके जाएंगे तो फिर तो आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है?
डीपीपी का क्वेश्चन है, फिर भी भैया देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन में भैया OF2 का इंथैल्पी दिया हुआ है, एक दोनों बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी दी गई है 368। तो भैया तुम्हारा एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी क्या आ जाएगा सर? एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी कितनी आ जाएगी? 368 बाई क्या कर देंगे 2। सर ये कितना हो जाएगा? 184 हो जाएगा। आंसर कितना है? अब इस क्वेश्चन में भैया टाइम क्यों लगाना है? 184 आ जाएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बेटा कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक होता नहीं है। तो चलिए भाई साहब, आपके पास अलग अलग इंथैल्पीज बताई गई हैं। फिजिकल की एक लास्ट इंथैल्पी बेटा आप याद करो, आपको कितने टाइप की इंथैल्पीज बता दी गई हैं? फॉर्मेशन इंथैल्पी, कंबसन इंथैल्पी, वेपराइजेशन इंथैल्पी, फ्यूजन इंथैल्पी, सर सब्लिमेशन इंथैल्पी, ये देख लीजिएगा, सब्लिमेशन इंथैल्पी, सर एटमाइजेशन इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी, सर हम लोगों ने कल जाते जाते ये भी पढ़ लिया था आयनाइजेशन इंथैल्पी। सर आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी किसके लिए पढ़ा था? रुक जाओ, अभी क्वेश्चन है बेटा, कौन है? और क्वेश्चन अभी आ रहा है, अभी तो थोड़ा सा थ्योरी करा लेते। बहुत क्वेश्चन है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। अगर खत्म हो गया तो कल आ जाएगा बेटा। आज का लेक्चर में मान लो क्वेश्चन नहीं हो पाया तो कल भी क्वेश्चन कराएंगे। तुमको क्या लगता है? हाँ, जब तक तू हाँ परफेक्ट नहीं हो छोड़ेंगे नहीं, तब तक मोटी किताब का यूज करेंगे तुम्हारे साथ। देख लो भैया, ये देखना फॉर्मेशन इंथैल्पी की बात कर रहा हूं, तो ये सब कुछ हमने कर लिया है। अब हम लोगों के पास एक जो इंथैल्पी बचती है उसी को हमें सॉल्व करना है। न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी की बात की जाएगी। सर न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी की बात की जाएगी। बस फिजिकल का एक इंथैल्पी बचा हुआ है बेटा, फिजिकल का एक इंथैल्पी बचा हुआ है सर, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कल हमने आयनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ लिया था। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सर इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन याद रखिएगा, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट बोलो चाहे इंथैल्पी बेटा देख लेना, टॉपिक का नाम सही से लिख लेना, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सर इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत खतरनाक क्वेश्चन बन सकते हैं। शायद आपको थोड़ी बहुत नॉर्मलिटी की याद आए, शायद थोड़ी बहुत आपको आगे जाके आयनिक इक्विलिब्रियम में इस कॉन्सेप्ट का याद आए। ध्यान सुनिएगा एक बार। सर इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक बार फास्ट रिवीजन करा दीजिए। हाँ मैं सब करा देता हूँ बेटा, सब सब तुम अब ऑब्वियस है भाई, पैसा दिए यार। हाँ सब करा देते, फास्ट रिवीजन भी करा देते, एग्जाम ना दे दे बेटा तुम्हारे बदले। हाँ कुछ दिन बाद बोलेगा सर दे ही देते तो अच्छा रहता। ठीक है फास्ट रिवीजन करा दीजिए। तुम क्या करोगे? हम सर देखेंगे ना, फीडबैक देंगे आप लोगों का, अच्छा करा रहे हैं कि नहीं करा रहे। सर याद रखिएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड। सर अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड क्यों? जब आप एक इक्विवेलेंट, अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस जब रिएक्ट करता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, एसिड से भैया क्या आएगा? H+ आएगा, बेस से क्या आएगा? OH- आएगा, और ये दोनों रिएक्ट होके क्या बनाएंगे? H2। ये कहां से आ रहा है? एसिड देता है, और ये कहां से दे रहा है? तो सर ये बेस देता है। इन दोनों से जब H+ और OH- कंबाइन करके H2O बनाएगा, तो बेटा इसी को, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि सर इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी। सर ये देख लो, इसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी बोल देते हैं। इस रिएक्शन की इंथैल्पी को बोल देंगे न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी। अब देख लीजिएगा अगली लाइन बेटा, सर इट इज कांस्टेंट। किसके लिए कांस्टेंट? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कांस्टेंट होती है। ये वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट रहती है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कितनी रहती है? सर कांस्टेंट रहती है। ये वैल्यू एकदम फिक्स रहती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कोई भाई साहब एसिड बेस स्ट्रॉन्ग है तो भैया न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी में जीरो अमाउंट ऑफ एनर्जी आयनाइजेशन में जाएगा। खटाखट कौन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा सर? हाँ एकदम
एकदम एकदम सर, न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए फिक्स रहता है, ये वैल्यू बेटा फिक्स रहेगी। अगर एग्जाम में नहीं दिया है तो आपको याद करके जाना है, -13.7 किलो कैलोरी या 57.3 किलो जूल्स याद रख सकते हो। ये वैल्यू फिक्स रहती है, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में भैया देखते ही रिएक्शन कर जाएगा। पर मोल मतलब कि सर जैसे देखिएगा, अगर मान लो HCl और NaOH रिएक्ट कर गया तो HCl NaOH रिएक्ट करेगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है सर, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इनको भैया देखते ही न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी बेटा बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। ये इसको देखा वो उसको देखा, एकदम देखते ही भैया रिएक्शन कर गया सर। यहां पर इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा सर, क्या बना देगा? पानी का कितना बनेगा? 1 मोल। आप बेटा न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करते हो? तो सर हम देखते हैं पानी कितना बना। पानी कितना बना सर, इस रिएक्शन की एंथैल्पी को पता है क्या लिख दूंगा? -13.7 किलो कैलोरी, या फिर इस रिएक्शन की एंथैल्पी -57.3 किलो जूल्स। क्यों लिख दिया? क्योंकि भैया आपका 1-1 मोल रिएक्ट किया। पानी को देखो, तुम इसको मत देखो कौन कितना रिएक्ट किया, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन पूछने वाला लिमिटिंग रिएजेंट भी लगा देता है। बहुत बदमाश सब होता है ना जी, हाँ बहुत बदमाश होता है। अभी तुम्ही से क्वेश्चन पूछ देगा तो देख लेना सर, 1 मोल रिएक्ट किया। हम इसको नहीं देखते, हम क्या देखते हैं? पानी कितना बना। पानी जितना बना सर, 1 मोल पानी जब बनता है तो उस टाइम पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में बेटा कितना होता है सर? -13.7 किलो कैलोरी या -57.3 किलो जूल्स। ये देख लेना सर, ये देख लीजिएगा। अगर तुमको देख लो, अगर यहां पर H2SO4 दे दिया सर, H2SO4 2NaOH से रिएक्ट करेगा, इस रिएक्शन को देखोगे तो Na2SO4 बनेगा और यहां पर 2H2O बनेगा। बेटा आप किससे एंथैल्पी निकालोगे? इसका 1 मोल, इसका 2 मोल। सर यहां पर एंथैल्पी की वैल्यू कितनी आएगी? इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी आएगी बता सकते हो? इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी आएगी? हम कैसे डिसाइड करें सर? H2SO4 से डिसाइड करेंगे कि NaOH से डिसाइड करेंगे या फिर पानी के मोल से डिसाइड करेंगे? याद रखिएगा, जब भी न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी आती है बेटा, आप हमेशा पानी के मोल से -57.3 किलो जूल्स या फिर 2 टाइम्स -13.7 किलो कैलोरी। सर कैसे? अरे सर 2 टाइम्स क्यों? क्योंकि 1 मोल बनता है ना बेटा, तो उसमें इतना जूल निकलता है सर, किलो जूल्स किलो कैलोरी। 2 टाइम्स कर देंगे। पानी से डिसाइड करना है, अगर कोई भूल जाए तो याद रखना, वाटर से डिसाइड करना है बेटा, इसके मोल और उसके मोल से डिसाइड नहीं करना है, वाटर से डिसाइड करना है सर, वाटर से डिसाइड करना है। श्योर है? पानी से डिसाइड किया जाता है। आप इसके और उसके मूल से मतलब मत रखना, आप देखना पानी कितना बना, आप देखना पानी कितना बना, उससे डिसाइड करना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ये वैल्यू फिक्स रहती है बेटा। अब क्वेश्चन पूछने वाला ऐसे नहीं पूछता, तुमको हम बताएं, देख रहा है? हाँ एक देखो, अब क्वेश्चन पूछने वाला कैसे पूछ देगा ये देखना। कैलकुलेट, ये देखिएगा बेटा, और क्वेश्चन साथ साथ में लिखते चलिएगा। कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज when 0.1 liter of 1 mHCl is mixed with 0.3 लीटर ऑफ, जान रहे हैं सर, अब एकदम में मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया। आप ऐसे नहीं होता है, बताइए तो अब ऐसे कैसे होगा? एंथैल्पी चेंज निकालना है। अरे लिख ले भाई, कितना लिखना है, स्लो स्लो लिख भाई, एकदम सुंदर राइटिंग में सजा के लिख, छोड़ना नहीं है भाई, एकदम छोड़ेंगे नहीं। हाँ छोड़ना नहीं है भाई, सुंदर राइटिंग में सजा सजा के लिख लो। 2 टाइम्स क्यों आया? क्योंकि पानी के मोल से डिसाइड कर रहे, पानी कितना बन रहा है उससे डिसाइड करते हैं। अब देखिएगा यहां पर भैया क्या दे दिया है? HCl और NaOH का, HCl और NaOH का भैया दे दिया है क्या? HCl और NaOH का रिएक्शन दे दिया। और ऐसे कौन लिखता है जी? सब तो गलत क्वेश्चन नहीं हो गया? ये सब कैसा क्वेश्चन आ गया भैया? देखिएगा, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ HCl निकालेंगे, तो HCl के मोल्स क्या आएंगे? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में। याद करो, वंस अपॉन ए टाइम कभी ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने,
सर इसके मोल्स हो गए 0.1 मोल्स। भैया मोल्स ऑफ NaOH निकालने जाओगे तो NaOH के मोल्स कितने हो जाएंगे? सर इसका भी मोलरिटी इंटू वॉल्यूम लीटर में, सर 0.3 इंटू 0.2 0.06 मोल हो जाएंगे। याद करो। अब भैया तुम्हारे पास है पानी कितना बनेगा? सर पानी कितना बनेगा देख लीजिएगा। अब दोनों रिएक्ट करेंगे, सर दोनों रिएक्ट करते हैं। HCl प्लस NaOH जब रिएक्ट करते हैं तो दोनों भैया याद करो स्टोइकियोमेट्री लगा दे। सर टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर इसके कितने मोल्स हैं? 0.1। इसके कितने हैं? 0.06 00। टाइम इज इक्वल्स टू कुछ टाइम के बाद सर इसमें से कितना चला जाएगा? सर ये रह जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया लिमिटिंग रिएजेंट NaOH है, सर वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? सर NaOH है, ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या बात कर दिए, कहां से कहां बातें जा रही हैं। सर ये कितना बनेगा? 0.06। ये कितना बनेगा? 0.06 मोल बनेगा। NaOH में भैया देख लीजिएगा, सर NaOH HCl ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कैसे आ गया? याद करो, जब इनिशियली दोनों रिएक्टेंट दिए होते तो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते। सर समझ रहे, लिमिटिंग रिएजेंट निकल जाता है। सर न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी, अब इस रिएक्शन का निकाल दीजिए। पानी कितना बना सर उससे डिसाइड कर लीजिए। 0.06 इंटू -13.7 किलो कैलोरी ले लीजिए, या फिर 0.06 इंटू -57.3 किलो जूल्स ले लीजिए। भैया पानी के इतने ही किलो कैलोरी किलो जूल्स आएंगे पक्का। न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी बेटा आप देख लो, तुमको भैया देख लो, अभी स्टोइकियोमेट्री भी मर्ज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी मर्ज हो रहा है। अभी तो बेटा कहानी बाकी है, अभी तो पीएच भी मर्ज हो जाता है, पीएच भी मर्ज हो जाता है। मुझे बस इतना बता दो, देख लो सर पीएच भी मर्ज हो जाता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, शायद जो लोग भूल चुके हो इनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। सर याद है नॉर्मेलिटी मिक्सिंग करते थे एसिड बेस की, तो वहां पर नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर निकालते थे। वंस अपॉन ए टाइम कभी कुछ किया हो, ऐसा कुछ किया हो बेटा? याद आ रहा है? सर याद रखिएगा, जब भी तुमसे बोला जाए सर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब कंबाइन करता है तो भैया यहां पर इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू सर ये निगेटिव होती है, क्योंकि भैया हाइड्रोजन और OH माइनस आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो ये वैल्यू बेटा -13.7 किलो कैलोरी पर मोल आएगी, या फिर हम बोल देंगे -57.3 किलो जूल्स पर मोल आता है। यही होता है। अब भैया देख लो सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, ध्यान सुनना अपने पास, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मोल्स कैसे कैलकुलेट किया बेटा? अब ये कहानी कभी और सही। हाँ, ये इस कहानी को जानने के लिए आपको देखना, आपको आना पड़ेगा यकीन 3.0 में, और अगर उसमें भी बैकलॉग हो गया है तो जस्ट ज्वाइन हाँ यकीन 4.0 कमिंग सून। ठीक है, जल्दी ही आ रहा होगा आपके, जल्द ही आपके नजदीकी PW ऐप के अंदर, तो आप वहां से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी बेटा -13.7। यहां पर ऐसा देखो, इसमें क्या हो रहा है कि H प्लस OH माइनस दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें भैया आपका सारा का सारा एनर्जी खटाखट H प्लस OH माइनस, ये H प्लस दे रहा है, OH माइनस, खटाखट एनर्जी रिलीज हो गई। लेकिन अगर कोई पोर्शन वीक हो गया, अगर वीक एसिड हो गया स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, या फिर भैया स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया वीक बेस हो गया, सर अपने पास वीक एसिड और वीक बेस हो गया, सर दोनों में से कोई भी अगर वीक हो गया, कोई भी वीक हो गया, तो बस मुझे इतना बताएं। यस, यकीन 4.2 विल बी कमिंग सून। आपको टीचर्स डे के आसपास आपको मिल जाएगा, सितंबर में आ ही जाएगा। हम लोग ज्यादा नहीं, एक महीने, हमें पता है 1 महीने का बैकलॉग बेटा खत्म नहीं हो पाता, वो फिर अगले बैच में ही। और क्या, बैकलॉग फॉलोज ब्रदर, एकदम बैच लेते ही बैकलॉग हो जाता है। दिमाग तो इस बात से खराब रहता है। अभी तो यकीन 3.2 में बैकलॉग हो गया, वहां भी अब मोल कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है, एकदम ही अलग लेवल का। यस, महाधुरंधर फैकल्टीज विल बी देयर इन यकीन 4.0। और मैं सच कहता हूं, अगर तुम्हें मेरे से कुछ समझ में नहीं आया तो वहां पर बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो वेट एंड वॉच, जस्ट चिल ब्रो, एकदम मस्ती से रहने का,
हाँ, यकीन 4.0 में कमिंग सून, और यकीन 4.0 से दुनिया हिला देंगे, ये बात मुझे भी तुम पे भरोसा है। सही है, चलो बात कर रहे भैया, देख लीजिएगा अब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, ये तीनों में भैया कोई भी एक पोर्शन आपके पास मिल जाए, ये पोर्शन वीक है, ये पोर्शन वीक है, या दोनों ही वीक हैं, मुझे बस इतना बता दो, इसमें जो न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पीज होंगी, इसमें जो न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी होगी, क्या लगता है सर इसकी न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी किसके बराबर होगी? क्या मैं बोल दूं -13.7 के बराबर होगी? क्या इसका -13.7 के बराबर होगी? नहीं भैया, इसकी न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी -13.7 किलो कैलोरी प्लस क्या होगा सर, ये देख लीजिएगा सर, ये वाली एनर्जी भैया आयनाइजेशन ऑफ, यहां पर कौन है? वीक एसिड है सर। कम काहे होगा भैया? इन किस केस में क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी बेटा इतनी नहीं होगी, क्या होगी? प्लस होगी। काहे सर? क्योंकि सर जानते हैं सर, कम काहे होगा? क्योंकि कुछ एनर्जी ये वीक है, ये हमारा वीक है। अपनी क्लास में देखता है, मान लो सारा बच्चा खटाखट समझ जाए तो चैप्टर भैया खत्म हो जाएगा। सोच रहा है चैप्टर धड़ाधड़ खत्म हो जाएगा बेटा, कुछ है ही नहीं, तुम पढ़ के आओगे, क्वेश्चन होगा, आगे चले जाएंगे। लेकिन सर हमको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा सर, रिपीट अगेन, हाँ एक बार और करा दीजिए। तो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया आप सोचो, कोई बोलता है सर बहुत रिपीट करते हैं, उसका रीजन है भाई, तुम सोच नहीं सकते हो। हाँ, इतना करने के बाद भी अभी लिख के आएगा, तुमको पता नहीं है। यकीन 2.0 फीडबैक आ भाई साहब बोलता है सर, हाँ वन शॉट करा दीजिए पूरा, जितना अभी तक पढ़ाए हैं, मास्टर से रिक्वेस्ट है पूरा जितना पढ़ा है वन शॉट करा दीजिए। मन तो करता है कि अपने पास ऑप्शन नहीं है ना रिप्लाई देने का, नहीं बोलता बेटा एक काम करो, सारा लेक्चर वे जोड़ दो एक बार में, 3-4 घंटा का तुम, हाँ यूट्यूब पे नहीं लोग जाते, वो कौन सा आजकल बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग लाइव सेशन रख देते हैं, लाइव 3-4 दिन चल रहा है, वैसे ही तुम लाइव 3-4 दिन पढ़ जाओ, सारा खत्म हो जाए भाई। ये देख लेना भैया इसका वैल्यू कम क्यों आया, इसके केस में न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी में ये कैसे आया? चलो इसका न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी बताओ, इसका न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी बताओ बेटा। अगर मैं इसका न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी बोलूंगा तो दैट विल बी -13.7 किलो कैलोरी। सर यहां पर क्या होगा सर, किसकी वैल्यू ऐड होगी सर? आयनाइजेशन होगा, किसका सर? वीक एसिड, यहां वीक बेस। सर यहां पर क्या होगा? इस केस में न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? क्या -13.7 होगी? नहीं सर, -13.7 किलो कैलोरी नहीं होगी। यहां तो पूछिए ही मत, दोनों ही वीक हैं एकदम भैया, एकदम आराम आराम से चलिए सर। सर वीक एसिड को भी आयनाइज करना पड़ेगा और वीक बेस को भी आयनाइज करना पड़ेगा। वीक एसिड यही होगा, देख ले भाई, आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस की भैया आयनाइजेशन इंथैल्पी, न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी देख ले कैसे रिलेटेड होता है। ये देख रहा है सर, न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी निकाल लेगा सर। तीनों केसेस में वैल्यू जो होगी, मैंने किलो कैलोरी में लिखा है, तुम किलो जूल में भी सेम फॉर्मूला लगाओगे कि भैया इसकी न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी कम क्यों आ रही है, रीजन क्या है, इसका मतलब क्यों कम आ रहा होगा? बिकॉज समवन, कुछ एनर्जी हमारी कहां चली जा रही होगी, इसकी वैल्यू कम आएगी बिकॉज सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी यूज्ड इन द आयनाइजेशन ऑफ वीकर पार्ट। पक्का श्योर हो? रेडी? आर यू गाइस श्योर कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसको देख के हम बता पाएंगे? जैसे हम तुमको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लिख लिया भाई, इसके केस में इसको आयनाइज करेगा, इसके केस में इसको आयनाइज करेगा, इसमें तो दोनों ही मत पूछो, इसमें दोनों ही आयनाइज कर देगा, दोनों को ही आयनाइजेशन देना पड़ेगा। वैल्यू निकाल लेंगे सर, एकदम निकालेंगे, काहे नहीं निकालेंगे, एकदम निकाला जाएगा। कितना वैल्यू आता है वो एकदम कैलकुलेट होगा, तुम पहले देख लो। पहले तो भैया नॉर्मल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो वैल्यू फिक्स है बेटा, लेकिन वीक एसिड वीक बेस में कैसे वैल्यू चेंज होता है आइए समझते हैं। ये छाप दिया, सुंदर राइटिंग में नोट्स में लिख दिया, तो आइए भैया आप देखते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन क्या दे देगा, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये देखिएगा, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, ये देख लेना, NaOH with HCl is -57.3 kilojoules per mole, but enthalpy of neutralization of
NaOH with, सर NaOH का न्यूट्रलाइजेशन विथ CH3COH is what will be the ionization enthalpy of CH3COH? भैया बताओगे सर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी CH3COH की? भैया इस क्वेश्चन को भैया सीधा सीधा निकाल सकते हैं, अगर आप कैलकुलेशन ना भी करना चाहें, आपको दिख रहा है कि भैया रियल में कितना आना चाहिए था, इतना आया, कितना है, कितना कम हो गया, निकाल लो डिफरेंस, डिफरेंस निकाल लो, इसमें क्या है। अब तुमको मैं फॉर्मूला चाहिए किसी को तो मैं फॉर्मूला बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख दीजिए, ये देखिएगा सर, ये देखिएगा इसका न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी दिया है सर, इसका दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख देंगे सर, आयनाइजेशन ऑफ CH3CO, ये लिखेंगे बेटा, याद करो। इसकी न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी दी है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का दिया है, निकाल लो सर। अब ये देखोगे, अब मैं यहां पर भैया एग्जाम में बैठ के तुमको डिफरेंस देख लो भैया, किसका डिफरेंस कितना आ रहा है सर, ये -50.3 प्लस 57.3, सर ये कितना आ रहा है, 7 किलो जूल्स पर मोल आ रहा है, 7 किलो जूल्स पर मोल आ रहा है। श्योर है तुम्हारे ऊपर सर, ये देख लो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी क्या लिख दोगे सर, यहां पर वीक एसिड है तो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी जो आ रहा है, जो दिया था, प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी, यही फॉर्मूला यूज कर लिया। अगर तुमको फॉर्मूला का ही है, फॉर्मूला का ही गेम खेलना है तो गेम खेल लो फॉर्मूले का भाई। फॉर्मूला इसका न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी कितना दिया था सर, 50.3। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का दिया था सर, कम क्यों हुआ, क्योंकि 7 किलो जूल कहां चला गया सर, आना चाहिए था -57.3, लेकिन कम क्यों हुआ, बिकॉज 7 किलो जूल कहां चला गया सर, वीकर पार्ट को आयनाइज करने में, वीकर पार्ट को आयनाइज करने में। भैया देखिएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, क्वेश्चन देख लीजिएगा, फॉर NH4OH 2 किलो कैलोरी पर मोल, कैलकुलेट इट्स enthalpy of neutralization, enthalpy of neutralization when it reacts with HCl। जब वो HCl से रिएक्ट करेगा तो मुझे बस इतना बता दो, इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसके बराबर होगी। अगर NH4OH HCl से रिएक्ट करेगा, NH4OH बेटा HCl से रिएक्ट करेगा तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बता दीजिए सर। आयनाइजेशन एंथैल्पी NH4OH की दी हुई है, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी बता दीजिए। जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड से टकराएगा तो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, क्या होगी, कितना हो जाएगा सर, कैसे निकालेंगे इसका न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी? अगर निकालना है तो यहां पर वीकर कौन है, ऑब्वियस है भाई, वीकर कौन है सर, नॉर्मल केस में -13.7 किलो कैलोरी होता है सर। यहां पर भैया इसका न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी कितना होगा, 2 किलो कैलोरी ऐड कर दो सर, ये कितना आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल गाइस कैसे कर पाओगे तुम लोग? आर यू गाइस श्योर कि ये कर पाओगे तुम लोग? नहीं हो सकता, अभी हो ही नहीं सकता। कैसे बात कर दिए, कैसी बात कर दिए। अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन दे दूंगा अभी बेहोशी आ जाएगी तुम लोगों को। मैं एक क्वेश्चन देता हूं बेटा, ये देख लो सर, ये देखिएगा ऊपर का ही यूज कर देता हूं। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर CH3COH एंड NH4OH। बेटा देखना R कितना दिया है बेटा, ऊपर कितना आया था, 7 किलो जूल्स पर मोल एंड 3 किलो जूल्स पर मोल रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी, बता दो। इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं आ पाएगा, कैसे आ सकता है, आ ही नहीं सकता। दिस इज नॉट सॉल्वेबल क्वेश्चन, ये गलत ही क्वेश्चन पूछ दिया गया है।
आयनाइजेशन इंथैल्पी भैया CH3COH और NH4OH का दिया हुआ है, दोनों का आयनाइजेशन इंथैल्पी दिया गया है। पूछ रहा इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताओ, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताओ। ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा बताइए तो। इस तरह का क्वेश्चन कई क्वेश्चन होता है। एक तो आंसर आ जाता है इन लोगों को, हमको तो कंफ्यूजन हो जा रहा है इस सब क्वेश्चन में, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है ये सब। मास्टर ना बहुत बदमाश है और बचवा सब उससे ज्यादा। हमको भैया चलते हैं यकीन 4.0 में। 5 सितंबर टीचर्स डे से पढ़ेंगे, इधर कोई और अच्छा दिन आ नहीं रहा। रक्षाबंधन में हाँ बहन से राखी बनवा लेंगे, तो 2 दिन घूमना फिरना, सैटरडे संडे आ जाएगा, 2 दिन घूम फिर लेंगे। और उसके बाद हाँ 1 सितंबर से कौन पढ़ता है, नहीं 5 सितंबर को हाँ स्कूल के मास्टर को पैर छू के आएंगे स्कूल का, और भाई उस दिन से क्रांति ला देंगे एकदम, जानता है एकदम क्रांति ला देंगे, जिंदगी में क्रांति ही क्रांति होगी उसके बाद से। -47.3 किलो जूल्स, इसकी वैल्यू कम कैसे हो रही है, इसकी वैल्यू कम कैसे हो रही है भैया देख लीजिएगा। अब ये राज को हम राज ही रहने देते हैं, आगे चलते हैं। सर आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात कर रहे थे, -47.3 किलो जूल्स आपका आ जाएगा, या 47.27। ठीक है, तो भाई तो तुम लोग दुनिया हिला नहीं पाओगे भाई, हमारा स्पैमर 5 सितंबर से देख लेना। हाँ जल्दी यकीन 4.2 आएगा, देखना उस दिन से दुनिया हिला देगा वो सब। हाँ तुम लोग बच के रहना बेटा, देखना कहीं भूकंप ना आ जाए, ठीक है, हो जाएगा। तो भैया इसके न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी हमेशा रिलीज करता है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसीलिए एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है इसमें, रिलीज होती है। ठीक है, तो चलिए अब तुमको क्वेश्चन तो पता चल ही गया है। ये सब क्वेश्चन है, थ्योरी लिख लिया, बहुत ज्यादा लिख लिया, इतना पता चल गया कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है, और उसके साथ अगर कोई पोर्शन वीक हो गया तो आयनाइजेशन में चला जाता है, कोई पोर्शन वीक हो गया तो आयनाइजेशन में चला जाता है। ठीक है, -13.7 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा किलो जूल्स है ये भाई साहब, -13 किलो जूल का यूनिट बेटा, जूल और किलो जूल में फर्क होता है। अगर ये आपको फर्क नहीं पता, एकदम टेंशन नहीं लेने का, एकदम नहीं, कोई भी बात, हाँ किसी भी बात का टेंशन नहीं लेने का, उल्टा टेंशन देने का, ऐसे कैसे, -13.7 क्यों नहीं लिया। चलिए किलो जूल्स में दिया है, और क्या, यस यस यस। और ये बेकार लोग होते हैं जो भैया सूर्य साल पढ़ते हैं, मैं तो भैया उम्मीद से पढ़ूंगा। फरवरी, फरवरी में चालू होगा, वैलेंटाइन डे प्रपोजल करके, मान लो रिजेक्ट हो गया तो पढ़ लूंगा, फिर इंतकाम तो देखेगी ना, या देखेगा तो 14 अगस्त 15 अगस्त से चालू, 15 फरवरी से चालू करूंगा। 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 2 महीने में सिलेबस खत्म। 15 अप्रैल से मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट में 600 से ऊपर तो आ ही जाएगा, 2 महीने धराधर पढ़ दूंगा तो, और क्या। और 2-3 मई को एग्जाम हो गया, 3 मई को अपना सिलेक्शन, फिर 14 मई को फिर से प्रपोज कर दूंगा। तो यार 3 महीने में सॉर्टेड जिंदगी, ये कौन है जी यकीन 2.0 में पढ़ रहा है, ये भी साल भर पढ़ रहा है। यही चैप्टर मैं 6 घंटे में 1 शॉट में कर जाऊंगा। बुद्धि की कमी है इन लोगों के पास, साल भर ये सब चैप्टर पढ़ते हैं जी, तब भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन करने का। चलिए चलिए भैया खटाखट फटाफट भैया मोटी किताब बगल में रख के क्वेश्चन निकालिए, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा बेटा। यहां पर भैया देख लीजिएगा NaOH के और यहां HCl के, सर किसके कितने इक्विवेलेंट्स आएंगे, जल्दी जल्दी। हाँ तो ये तुम लोग पता नहीं, हमारा स्पैमर भैया 15 फरवरी से पढ़ेगा। जल्दी क्या होगा,
सर यहां पर देख लो 100 ml दिया है, इसके मोल्स कितने हो गए? सर इसके मिली मोल्स अगर निकालना है तो मिली मोल्स निकाल दो। अब मिली मोल्स जिन लोगों को नहीं निकालने आता बेटा, एकदम स्वागत नहीं है आपका। फिर सर यहां पर इसके मिली मोल्स निकाल दो। मिली मोल्स दोनों के ही दे दिए गए हैं, HCl के भी, इसके भी भैया 10 हैं। सर ये दोनों ही न्यूट्रलाइज होंगे। सर दोनों ही न्यूट्रलाइज होंगे तो कितना वाटर बनेगा? मिली मोल्स ऑफ वाटर देख लो, वाटर कितना बनेगा? दोनों के इक्वल मोल्स हैं तो H2O विद इक्वल बनेगा। सर मोल्स ऑफ वाटर कितना फाइनली बना? मोल्स ऑफ वाटर देखेंगे 10 मिली मोल्स। मिली का मतलब होता है इतना। एनर्जी न्यूट्रलाइजेशन की निकालनी है। न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी बेटा कितनी होती है? किलो जूल्स में निकालनी है। सर -57.3 इंटू 10 इंटू भैया 10 की पावर -3। सर सॉल्व करेंगे 0.573 किलो जूल्स आ जाएगा। सर 0.57 लिखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कीजिए, बात खत्म। भैया मिली मोल्स निकाल लो। अब मिली मोल्स कैसे निकलता है ये राज भैया राजी रह गया। सर देख लीजिएगा, ये वीक बेस है, वीक एसिड से टकराया तो इसका इंथैल्पी इतना दिया है। लेकिन अगर वही वीक बेस, अगर वही वीक एसिड अगर स्ट्रॉन्ग बेस से टकराया तो बेटा यहां पर सिर्फ इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, यहां पर इन दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी है। बता सकते हो आयनाइजेशन ऑफ NH4OH कितना आएगा? आयनाइजेशन ऑफ NH4OH कितना आएगा? सर जल्दी ये देख लो, सोचो। -10.5 जो दिया गया है सर वो किसका किसका है? इंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, प्लस क्या है? आयनाइजेशन किसका? सर यहां पर दोनों का ही आयनाइजेशन है। सर किसका? NH4OH का, प्लस क्या हो गया? आयनाइजेशन ऑफ, सर आयनाइजेशन ऑफ CH3COH। भैया अब इतना लिख लिख के एग्जाम हॉल में तो नहीं करूंगा मैं, बस देख लीजिएगा डिफरेंस क्या है। तो सर यहां पर डिफरेंस जो एनर्जी का आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? सर ये वैल्यू तो अब पता नहीं, लेकिन भाई साहब मैं एक काम करता हूं, इसमें कौन आयनाइज करेगा? सर ये जो वैल्यू दी गई है CH3OH की, मुझसे पूछ रहा है कि भैया आप आयनाइजेशन एंथैल्पी निकाल दीजिए किसकी? ये वाली वैल्यू निकाल दो। ये वैल्यू कैसे निकलेगी? दिस वैल्यू भी कैसे निकलेगी? कैसे आएगी ये वैल्यू? बताओ तो। अब ये सब बेटा लिखे, मतलब मैंने लिख दिया वो मेरी मजबूरी है, अदरवाइज आप इसको इन दोनों इक्वेशन को देख लीजिए, दोनों इक्वेशन को देख लीजिए, वहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि भैया आप फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिएगा। सर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा +2 किलो कैलोरी। कितना आ जाएगा? 2 किलो कैलोरी। अगर आप एग्जाम हॉल में बेटा इतना ज्यादा लिख के करेंगे, जल्दी सिलेक्शन का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। आपको डिफरेंस दिखना चाहिए कि भैया यहां पर क्या है, यहां पर क्या है। यहां पर वीक एसिड वीक बेस है, यहां पर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहां पर सिर्फ इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, यहां पर इन दोनों की होगी। तो भैया इसमें से इसको माइनस कर दो तो भैया बचेगा क्या? सर इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसको इसमें से माइनस कर दो, बचेगा क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ NH4OH। सर कर लेंगे, आंसर कितना आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। डन हो जाएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है, जैसे ये देखो सर, ये देख लीजिएगा, वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी एंथैल्पी दी गई है इतना। भैया यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की एंथैल्पी दी गई है इतनी। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की एंथैल्पी क्वेश्चन में दिया हुआ है। पूछ रहा है कि सर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सर CH3COH बता दीजिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ CH3COH बता दीजिए। सर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ CH3COH क्या हो जाएगा? CH3COH का आयनाइजेशन एंथैल्पी कितना निकल के आएगा? जल्दी कितना हो जाएगा? सर यहां पर अब कोई बोले कि अरे सर इसकी, अरे बेटा यहां पर सीधा सीधा
आयनाइजेशन एंथैल्पी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बोले सर 57.3 होता है। भाई क्वेश्चन में 55.9 दिया, उसको वही पसंद है तो वही दिया है, तुमको क्या मतलब, तुम 57.3 पे मत अटके रहना। भाई हो सकता है अपना अपना तरीका हो, उसने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का दिया है तो सर हमको डिफरेंस निकाल लेना है, और जहां तक हमको डिफरेंस दिख रहा है सर ये देख लीजिएगा सर, ये प्लस में 5.3, इतना एनर्जी का चेंज क्यों आ रहा है, बिकॉज इसको आयनाइज करने में इतनी एनर्जी चली जाएगी। तो भैया आंसर देख ले। अब इसमें कोई बोल सर इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कॉमन सेंस लगाओ आगे निकल जाओ। ये क्वेश्चन देखना बेटा, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मोनोबेसिक एसिड मतलब HA, मोनो एसिडिक बेस मतलब BOH, क्यों, क्योंकि एक H प्लस एक OH माइनस, इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी रहती है, वही 57.3। भाई कोई 57 राउंड ऑफ किया गया है सर, असर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, बता देंगे असर्शन रीजन में 57 भी बेटा ले सकते हैं, 57.3 ऑब्वियस है, कैलकुलेशन सॉल्व करनी है इसीलिए। क्या होगा, हाँ भैया आज थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री खत्म, सारी अलग अलग, बस बेटा अब इसके बाद फिजिकल का इंथैल्पी खत्म। अब तो भैया केमिस्ट्री में वो इनऑर्गेनिक वाली इंथैल्पी चालू करूंगा, इसके बाद कुछ बचा नहीं, इनऑर्गेनिक की इंथैल्पी चालू होंगी। क्या आंसर आएगा, तो सर एसर्शन रीजन दोनों ही सही है, बस हाँ एसर्शन रीजन दोनों ही सही है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है यार, कोई कैलकुलेशन भी नहीं है भाई, सीधा सीधा एसर्शन रीजन दोनों ही सही है, और भैया रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसमें क्या ही सोचना है। तो चलिए भैया अब इसी के साथ फिजिकल की जो इंथैल्पीज हैं जो आपको यूज करनी थी, कैलकुलेट करनी थी, वो सारी की सारी खत्म होती हैं। फिजिकल की इंथैल्पीज अब खत्म होती हैं। अब हम लोग चालू करेंगे बेटा, ध्यान सुनिएगा, इसके बाद जो भी हम इंथैल्पी करने वाले हैं वो थोड़ा सा आपको मतलब इनऑर्गेनिक में ज्यादा डिटेल में होगा कुछ इंथैल्पीज, और कुछ इंथैल्पीज ऑर्गेनिक में ज्यादा डिटेल्स में होंगी। हम यहां पर जान जाएंगे, हमें बस इसलिए पढ़ना है क्योंकि मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जब आप ऑर्गेनिक करेंगे इनऑर्गेनिक करेंगे तो आप कभी रिवाइज करने इधर आएंगे। तो अभी तक जितनी भी इंथैल्पीज पढ़ी वो फिजिकल का पार्ट था, अब जो भी इंथैल्पीज करेंगे वो सारी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के इंथैल्पीज करने वाले हैं। तो भैया वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भैया एनसीईआरटी में दिया है और वो करना जरूरी है, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा, अभी जितनी भी इंथैल्पीज की जाएंगी हो सकता है इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको फिर से दोबारा रिपीट हो इनऑर्गेनिक में, तो वहां पर याद कीजिएगा मुझे, ठीक है, याद कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, इनऑर्गेनिक की पहली इंथैल्पीज देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक में बेटा नॉर्मल केस में बॉन्ड इंथैल्पी जो होती है कोवेलेंट बॉन्ड के लिए होती है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि सर कोवेलेंट बॉन्ड में आप किसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। ऐसा केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ते हैं कि आयनिक बॉन्ड में क्या है कि चार्जेस का अट्रैक्शन होता है, तो वो क्या होता है जब भी भाई मिलते हैं इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है कि सॉलिड हो जाते हैं, उनका बॉन्ड ओवरलैपिंग वाला नहीं होता, भाई साहब एकदम अट्रैक्टेड फील करते हैं, वो भैया सॉलिड फॉर्म में चले जाते हैं। इसीलिए वहां पर बॉन्ड इंथैल्पी वर्ड नहीं यूज होकर क्या यूज होता है, लैटिस इंथैल्पी। वहां पर इंथैल्पी कौन सी होती है बेटा, लैटिस इंथैल्पी। ध्यान सुनिएगा, अब अलग अलग इंथैल्पीज है, उनकी अलग अलग डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स हमें लिख लेने हैं ताकि हम अपना क्वेश्चन अभी भी आए चाहे इनऑर्गेनिक के बाद आए हम कर पाए। लैटिस इंथैल्पी किसी बेटा लिख सकते हो, 2 लाइन का डेफिनेशन है। लैटिस इंथैल्पी बेटा किसी भी आयनिक कंपाउंड का, इसको बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी। जनरली जब भी हम तुमसे बोले कि भैया लैटिस इंथैल्पी तो समझ जाओ कि भैया आयनिक कंपाउंड को आपने किसमें तोड़ दिया, सर आयनिक सॉलिड को किसमें तोड़ दिया, सर लैटिस में, हाँ उसके आयंस में तोड़ दिया, गैसियस आयंस में। याद करो आयंस इन गैसियस स्टेट, सर 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड टूट जाए किसमें, सर देख लीजिएगा एकदम, अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, सर बोल रहा है अरे ये टॉपिक छोड़ भी सकते हैं एकदम, भाई साहब बोल रहा है सर बॉन्ड छोड़, टॉपिक छोड़ दे, एकदम छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं ये सब टॉपिक कोई टॉपिक होता है, बस क्वेश्चनवा पूछेगा तो उस टाइम देख लेना, उसको भी छोड़ सकते हो। फिर आदत लगी है छोड़ने की तो बेटा देख लेना, अब ऐसा हो कि एनटीए बोले कि एमबीबीएस की सीट छोड़ दो, तुम बोल देना छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ वो बोले या वो बोली तो छोड़ देना, उसको भी छोड़ने की आदत तो आदत है ना, इट्स हैबिट, हैबिट होता है ये सब। हाँ होता नहीं है, वो कौन था वो जो बोलता था हैबिट होता है।
वैसी हैबिट लगा है, छोड़ दो साहब, तैयारी ही छोड़ दो, क्या जरूरत है भैया। लैटिस इंथैल्पी किसको बोलते हैं, याद रखिएगा, ये प्रोसेस, ये अगेन ये एंडोथर्मिक होगा। क्यों? क्योंकि आप एनर्जी देंगे तब जाके वो टूटेगा, एनर्जी देंगे तब जाके वो टूटेगा। कोई भी कंपाउंड है, कैल्शियम क्लोराइड है, अगर सॉलिड कंपाउंड है तो भैया आप एनर्जी देते हैं, आप एनर्जी देते हैं तब जाके वो किसमें टूट जाता है, गैसियस आयंस में। गैसियस आयंस में टूटता है बेटा, ध्यान से देखिएगा, तो इसको हम लोग लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं। अगेन ये एंडोथर्मिक हो गया। अब भैया एक बहुत बड़ा राज का बात बता दें, कहीं ऐसा ना हो चकरा जाएं आप लोग, इसीलिए देख लीजिएगा, अगर मैं इसको उल्टा कर देता तो बेटा इसको भी लैटिस इंथैल्पी ही बोलते हैं। सर ये भी लैटिस इंथैल्पी ही कहलाती है, जैसे बॉन्ड इंथैल्पी में पढ़ा होगा आपने, वैसे ही है भैया, ये भी लैटिस इंथैल्पी है, लेकिन ये भी लैटिस इंथैल्पी है, लेकिन सर ये वाला एक्सोथर्मिक हो जाएगा। अब ये राज बेटा पता चल रहा है कैसे हो रहा है। आपको जब भी बोला जाए लैटिस इंथैल्पी, आप इसको सीधा सीधा समझ जाइएगा कि सर ये बॉन्ड इंथैल्पी है, किसके लिए, फॉर आयनिक कंपाउंड्स, किसके लिए, आयनिक सॉलिड्स, आयनिक कंपाउंड्स के लिए ये बॉन्ड इंथैल्पी है। देख लो सर, ये देख लीजिएगा, डन। तो भैया देख ले, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कैसे हो गया, इधर से बॉन्ड टूट रहा है तो एंडोथर्मिक, जैसे बॉन्ड इंथैल्पी था, बॉन्ड डिसोसिएशन एंडोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक। लैटिस बन रहा है तो वो बेटा एनर्जी रिलीज करेगा, लैटिस टूट रहा है तो एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा। अब आप जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे ना, तो वहां पर केमिकल बॉन्डिंग में ये सब चीजें आपको मिलेंगी कि लैटिस इंथैल्पी जो होती है, अब यहां पर मैं बस लिख दे रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस Q1 इंटू Q2, ये आयनिक बॉन्ड की तरह होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये मैं बस लिख दे रहा हूं, जब आप इनऑर्गेनिक पढ़िएगा तो वहां पर अच्छे से आएगा। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा लैटिस इंथैल्पी, साइज जितना ज्यादा लैटिस इंथैल्पी उतनी कम हो जाती है, ऐसा इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है। मैं बस लिख दिया, ये मेरी गलती है, मैं इसके बारे में अब डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे केमिकल बॉन्डिंग अभी नहीं पढ़ानी है। लैटिस इंथैल्पी बेटा प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, लैटिस इंथैल्पी डन। तो इनऑर्गेनिक में बेटा ये लैटिस इंथैल्पी आपको मिल जाएगा। तो किसी भी आयनिक सॉलिड को गैसियस फेज में तोड़ देना, उसी को क्या बोलते हैं, लैटिस इंथैल्पी। श्योर, आर यू गाइस श्योर? कितनी इंथैल्पी बची है बेटा, 6-7 इंथैल्पी बची है। अब तो डेफिनेशन लिखनी है, मीनिंग समझना है, हो गया, डेफिनेशन लिखनी है, मीनिंग समझना है, आगे चलना है। सर इसका रुक जाओ, ये देखो लैटिस इंथैल्पी के जस्ट बाद आता है हाइड्रेशन इंथैल्पी। बेटा हाइड्रेशन इंथैल्पी को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल्टा एच एच वाई डी। हाइड्रेशन इंथैल्पी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये समोसा याद रखिएगा, इस चैप्टर में समोसे बहुत मिलते हैं। इंथैल्पी जब से आया है तब से समोसे ही समोसे मिलते हैं। सर ये देखिएगा, समोसे ही समोसे मिलते हैं। इंथैल्पी में हाइड्रेशन इंथैल्पी, ये हाइड्रेशन इंथैल्पी किसको बोलते हैं, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड जब कोई गैसियस आयन, जब कोई एटम या गैसियस आयन बोल दे, सर गैसियस आयन बोल दे तो भैया क्या हो जाए, हाइड्रेट हो जाए, मतलब वो क्या करे, पानी के साथ चिपक जाए। वो क्या हो जाए, पानी के साथ चिपक जाए। ध्यान सुनिएगा, पानी के साथ चिपक जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बेटा बस एक एक लाइन की डेफिनेशन है, एक एक लाइन का मीनिंग है। कोई भी गैसियस आयन है, जैसे Na प्लस गैस है, तो Na प्लस गैस बेटा अगर पानी डाल दोगे इसके अंदर तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस एक्वस। बेटा हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन का मतलब होता है जैसे सोडियम प्लस है, तो सोडियम प्लस पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर अट्रैक्ट करता है। आप ना अभी जब आप इनऑर्गेनिक में जाएंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हाइड्रेशन का मतलब होता है कि भैया ऑक्सीजन ना पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। ऐसा नहीं कि तुम ही खाली हमारा स्पैमर ही अट्रैक्ट होता है, नहीं भाई साहब, ये देख रहा है, ये कहानी केमिस्ट्री है, देख रहा है, ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन बेटा अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन का लोन पेयर अट्रैक्ट होगा। तो ये देखोगे सोडियम प्लस होता है। हाइड्रेशन का मतलब होता है कि बेटा आपका पानी के साथ रिएक्शन को नहीं बोलते, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू द पॉजिटिव चार्ज। वो भैया रिएक्शन नहीं कर रहा है, Na प्लस किसी पानी से रिएक्ट नहीं कर रहा। हाइड्रेशन का मतलब होता है कि भैया बस पानी को अट्रैक्ट कर लिया। सर देख लीजिएगा, आप Cl माइनस है तो Cl माइनस गैस से अगर इसको भी पानी डाल दोगे तो ये भी अट्रैक्ट करेगा किसको, सर
इस रिएक्शन की इंथैल्पी को बेटा क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम लोग बोल देते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस। सोडियम प्लस पानी के लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा। क्लोरीन क्या करेगा? तो सर क्लोरीन भैया तुमको ही पता है किसको अट्रैक्ट करेगा? अगर भैया वो किसको, सोडियम अगर हमारा किसको अट्रैक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के लोन पेयर को। तो क्लोरीन भी भैया छोटा मोटा इंसान थोड़ी ना है, उसके पास भी हाइड्रोजन होगा। देखो इधर से हाइड्रोजन आया, बोला सर हमारा भी बात सुनिए, हमारा हक देख लो। इधर से भैया इसको देख लो, ये अट्रैक्ट होगा, ये इधर से अट्रैक्ट होगा। तो ये देख रहा है, सब भर भर के देख रहा है, अट्रैक्शन देख रहा है, ऐसे थोड़ा ही ना हो रहा है। ये देखो भर भर के अट्रैक्शन हो रहा है। तो भैया इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इंथैल्पी बोला जाता है, इसमें रिएक्शन नहीं होता है, बस आप पानी में डिसॉल्व जब होते हो तो वहां पर आप एनर्जी लूज करते हो। हाइड्रेशन इंथैल्पी भैया क्या होगा? हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है कि हाइड्रेशन इंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि जब भी बॉन्ड बनेगा ना, हाइड्रेशन इंथैल्पी जो होगा बेटा एक्सोथर्मिक होता है। क्यों? क्योंकि भैया आप अट्रैक्शन फील कराते हो किसको? पानी को। तो एक्सोथर्मिक ऑलवेज, हमेशा निगेटिव, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। हाइड्रेशन इंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होगा। अगेन आप देखेंगे तो आप इनऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे तो हाइड्रेशन इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। सर हाइड्रेशन इंथैल्पी भी अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है कि साइज के इनवर्स में चलेगा, चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है हाइड्रेशन इंथैल्पी। सर देख लीजिएगा हाइड्रेशन इंथैल्पी में भैया क्या हो रहा है कि भैया आप, सर इसीलिए ना आप जब इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे वहां पर तो आपको बताया जाएगा कि बहुत छोटा जो बंदा होता है ना एकदम वहां जाके साइजे बदल देता है। जो बहुत बड़ा होता है बेचारा कम बॉन्ड बनाता है पानी के साथ, और छोटा वाला क्या होता है? ज्यादा बॉन्ड बना लेता है। आप इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो पता चलता है ऐसी ऐसी चीजें आती हैं कि सर अगर गैसियस फेज में पूछिएगा, गैसियस फेज में अगर आप पूछ दीजिए तो गैसियस फेज में क्या होता है? गैसियस फेज में पूछिएगा तो सर लिथियम प्लस का साइज सबसे छोटा, सर सबसे छोटा, फिर सोडियम प्लस, फिर पोटेशियम प्लस। सर देखिएगा लिथियम प्लस, पोटेशियम प्लस भैया सीजियम प्लस, ऐसे आता है गैस फेज में। लेकिन अगर तुमको हम बोल दें पानी में चले जाओ, सर अगर भैया एक्वस सॉल्यूशन में चले जाओ या हाइड्रेटेड फेज में बोल दूं, एक्वस फेज में पूछ दूं, भाई साहब लिथियम प्लस पूछो ही मत, रंग ही बदल देगा। सर लिथियम प्लस का साइज सबसे बड़ा, सोडियम प्लस, फिर पोटेशियम प्लस। सर देख लीजिएगा, बोलेगा साइज छोटा था ना इसीलिए पानी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी भैया, पानी को ज्यादा खींच लेगा। तो याद रखिएगा ये छोटा मोटा बात आपको इनऑर्गेनिक में फिर से मिलेंगी। सर गैसियस फेज में आपका साइज भले ही आप छोटे हो, पानी के अंदर जो सबसे छोटा होगा उसका चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा, भैया पानी को ज्यादा खींच लेगा। तो हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है कि भैया आप किसी गैसियस आयन को किस में कन्वर्ट कर लीजिए? एक्वस फेज में, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, उसको बोलते हैं बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। सर ये सारी चीजें करने के बाद अब हमारे पास क्या आता है? सर हाइड्रेशन एंथैल्पी कर लिया, अब देखिएगा अब हम लोग यहां पर हाइड्रेशन एंथैल्पी निगेटिव होती है, ठीक है, यस यस, बस तो इनऑर्गेनिक बेटा अब देखो सीधी सी बात है, ये तो हम लोगों ने बना रखा है ना बॉर्डर के, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। रियल में पूछो तो पूरी केमिस्ट्री है। एग्जाम में थोड़ी ना अलग अलग पूछता है, यहां तुम लकीली 3 अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो। पढ़ना मतलब अगर तुम्हें भाई, अदरवाइज सीधी सी बात है भैया, तीनों के तीनों भैया कनेक्टेड होते, कोई ऐसा नहीं होगा कि एकदम ऊपर नीचे हो जाएगा। हाइड्रेशन इंथैल्पी सबसे ज्यादा लिथियम प्लस की होती है, जब आप एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ते हो तो वहां पता चलता है। तो बेटा लैटिस इंथैल्पी हो गई, हाइड्रेशन इंथैल्पी हो गई। अब जब लैटिस और हाइड्रेशन की बात आई तो ऐसा है कि हम लोगों के पास एक और इंथैल्पी आती है, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन की इंथैल्पी। ध्यान सुनना अपने पास, उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की इंथैल्पी का मतलब होता है कि आप पानी में एकदम भाई साहब डाल दीजिए, एकदम भाई साहब। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि भैया पानी में एकदम भाई साहब डाल दो जो मन में आए। सर इट इज द इंथैल्पी चेंज, जब आप क्या कर रहे होते हो? इंथैल्पी चेंज व्हेन अ सब्सटेंस इज
डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, मतलब एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डाल दो। सॉल्वेंट में भैया एकदम एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, कमी मत रखना, मतलब पानी में एकदम पूरा का पूरा डाल दो, मतलब ठीक है। तो उसके भैया याद रखिएगा, उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, कि आप भैया सॉल्यूट को भैया खूब सारे पानी में डाल दीजिए, उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। लिमिटेड पानी में नहीं, एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। लिमिटेड पानी में नहीं भैया, एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। जैसे NaCl है तो NaCl देख लो बेटा सॉलिड है, पानी एकदम जबरदस्त तरीके से भैया एक्सेस में डाल दो, H2 एक्सेस में डाल दो। एक्सेस में जैसे ही डालोगे वहां पर क्या होगा, Na+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वस में। Cl- किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वस में। इस रिएक्शन की इंथैल्पी को बेटा, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन इंथैल्पी ऑफ, सॉल्यूशन इंथैल्पी ऑफ NaCl, सॉल्यूशन इंथैल्पी ऑफ NaCl। NaCl की देख लो सर, एक्सेस ऑफ वाटर में डाल दीजिए, दैट इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, कि भैया खूब सारा पानी में डाल दो, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो। अब होता क्या है सर, अब यहां पर तुमको हेस लॉ लगाना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सर रियल में ऐसा तो है नहीं कि ये डायरेक्ट यहां तक पहुंच जाएगा। रियल में NaCl ऐसा है नहीं डायरेक्ट Na सॉलिड से सीधा एक्वस में पहुंच जाएगा, नहीं सर। यहां पर NaCl की बात करेंगे तो NaCl ना पहले टूटता है सर। कैसे टूटता है? जैसे ही पानी में डालोगे सर आप ना ये एनर्जी देते हो। शायद याद कीजिएगा, जब नमक डिसॉल्व करते हैं तो थोड़ा देर शुरुआत में हमें एनर्जी देनी पड़ती है सर, ये एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है ये वाली एनर्जी। शुरुआत में थोड़ा सा भैया नमक डाल के ऐसे स्टीयर करना पड़ता है। फिर देखेंगे तो भैया यहां से यहां तक देखेंगे तो ये वाला कौन सा हो गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी सोडियम का। सर ये एक्सोथर्मिक, Cl- से Cl- ये हाइड्रेशन एंथैल्पी सर Cl- का। सर ये दोनों क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक। ये वाले क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक। तो बेटा अगर हेस लॉ लगाएंगे तो हेस लॉ में याद रखिएगा, हेस लॉ लगाएंगे तो हेस लॉ में क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन की इंथैल्पी NaCl का आप लिख सकते हैं लैटिस इंथैल्पी ऑफ। आप इवन यही सेम चीज आप हर एक सॉलिड के लिए यूज कर सकते हैं। और हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ Cl-, हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ Cl-, यूजिंग लैटिस सॉरी यूजिंग हेस लॉ। ये हेस लॉ लगा के आप ये बोल सकते हैं, ये हेस लॉ लगा के आप बोल सकते हैं कि बेटा आप देखोगे हेस लॉ से आप ये बातें बोल सकते हो कि हाँ यार आप ना देख लो, यहां से यहां आओगे तो ये एनर्जी देनी पड़ती है। ये वाली एनर्जी क्या होती है बेटा, पॉजिटिव। ये वाली एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव। ये वाली एनर्जी क्या होती है, निगेटिव। अब कोई बोले सॉल्यूशन इंथैल्पी तो बेटा इट मे और मे, हाँ, ये क्या हो जाएगा, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। सॉल्यूशन इंथैल्पी बेटा डिपेंड करती है किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो सॉल्यूशन इंथैल्पी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये फिक्स्ड है पॉजिटिव होगी, ये फिक्स्ड है नेगेटिव होगी। तो अब डिपेंड करता है किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसके ऊपर सॉल्यूशन की इंथैल्पी डिपेंड करती है। तो बेटा हाइड्रेशन इंथैल्पी, लैटिस इंथैल्पी और सॉल्यूशन की इंथैल्पी, बस नाम जानते रहिएगा, नाम जानते रहिएगा। ये इंथैल्पीज बेटा बहुत काम की होती है, ये बहुत काम की होती है, ध्यान से देख लेना सर। यहां पर देख लेना हाइड्रेशन इंथैल्पी, सॉल्यूशन इंथैल्पी और भैया लैटिस इंथैल्पी, इन तीनों को रिलेट कर रहे हैं हम लोग किस तरह से। अब यहां पर क्वेश्चन पूछने वाला बेटा इनऑर्गेनिक के साथ मर्ज कर देता है। जैसे मैं तुमको क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, तुम ऐसे बोलो सर ये क्वेश्चन कैसे आ गया, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन तो हो गया ना। अब ये क्वेश्चन देख लो, पहले लिख लिया, हो गया। ये देखिएगा सर, ये देखिएगा एकदम भैया इनऑर्गेनिक में भी आएगा, लेकिन वहां पर इतना ज्यादा आपको बताया नहीं जाएगा। आपको वो कॉन्सेप्ट बता देंगे, एनर्जी का कैलकुलेशन तो यहीं पर पता चलेगा। सर इसकी इंथैल्पी कितनी होगी। अब ये कॉन्सेप्ट बेटा आता है इनऑर्गेनिक में कि आधा क्लोरीन है, क्लोरीन गैस से आप Cl- में जाएंगे तो कौन सी इंथैल्पीज आप यूज करेंगे, किस तरह से इसकी वैल्यू निकल के आएगी। सर यहां से यहां जाना है बेटा, अगर चाहें तो आप ये रोड मैप बना सकते हैं। इसकी इंथैल्पी आपको निकालनी है सर, यहां से यहां तक की इंथैल्पी आपको निकालनी है। कैसे निकलेगी सर, आधा क्लोरीन है सर, इसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा,
सर यहां पर क्लोरीन गैस लेके आना पड़ेगा, तो सर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और क्योंकि रिएक्शन में आधा ही क्लोरीन है तो सर तोड़ दो। सर क्लोरीन गैस से सीधा आप क्लोरीन एक्वस में नहीं जा सकते, क्लोरीन भैया एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ये भैया यहां से यहां जाएगा तो इसको हम लोग बोल देते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो भैया इस तरह के कॉन्सेप्ट में इनऑर्गेनिक और फिजिकल मर्ज हो जाता है। इनऑर्गेनिक और फिजिकल क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। बेटा अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है ना, फिर टेंशन मत लो, जब आएगा ना उस दिन तुमको रियलेट होगा। हाँ मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकता हूं, क्योंकि मैंने अपना काम तो कर ही दिया है भाई, आईडी तो करना है, हेस्लो लगा लेना, मेरा काम तो खत्म है ना भाई। लेकिन भैया जिस दिन मर्ज हो गया ना, इनऑर्गेनिक वाला बताएगा ना फिजिकल वाला, अगर बोरिंग लग रहा है तो भैया उसके बाद एग्जाम हॉल में बैठ के दोनों को लिंक करते रहिएगा कि कैसे करे। अच्छा हेस्लो है, अब इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता तो भी आप टेंशन मत लीजिएगा। सर ये देखिएगा क्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का आधा क्यों किया, आधा इसलिए किया क्योंकि बेटा देखो क्लोरीन गैस को ऐसे लिखते तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी लेते आप, इस रिएक्शन की एंथैल्पी लेते डिसोसिएशन एंथैल्पी, और ये कितना था 240 किलो जूल। लेकिन आप तो आधा क्लोरीन लिख रहे हो ना बेटा, आप तो हाफ क्लोरीन लिख रहे हो, रिएक्शन को आपने क्या किया, आधा से डिवाइड कर दिया। तो इसीलिए इस रिएक्शन की एंथैल्पी को मैंने क्या बोला, डिसोसिएशन एंथैल्पी डिवाइड बाई 2 कर दो। सर इसीलिए इसकी वैल्यू 120 किलो जूल लूंगा। कोई बोल रहा है कि सर क्लोरीन का एंथैल्पी आधा क्यों लेंगे, बेटा इसका रीजन यही है अपने पास, इसकी वैल्यू कितनी हो गई प्लस 120 किलो जूल। यहां पर वैल्यू देखोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तो माइनस 350, और हाइड्रेशन एंथैल्पी देखोगे माइनस 380। भैया टोटल एंथैल्पी रिएक्शन की निकालनी है 120 माइनस 350 माइनस 380, कितना हो गया 120, और ये हो गया 730 माइनस 610 किलो जूल्स। सर माइनस 610 किलो जूल्स ऐसे निकलेगा। सर ये देख लीजिएगा, अब यहां पर देख लेना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा क्या होता है, कैसा होता है। जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, कोई भी गैसियस एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, Cl से Cl माइनस जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते तो उसको एक्सोथर्मिक होता है। वहां पर आप बेटा ये सब ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, अभी बस मुझे डेफिनेशन बतानी थी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसे आप यूज कर लीजिएगा। बेटा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तैयार रहिएगा। ये फिजिकल काउंट करो चाहे इनऑर्गेनिक का काउंट करो, जहां से तुमको लगता है वहां से काउंट कर लो, ठीक है एकदम। अरे तुम्हें जरूरत नहीं, ऑब्वियस है भाई, इसका कोई ऐसा देखो बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तुमको देखो एग्जाम में तुम्हारा दिमाग तो इतना चल ही जाता है, देखो ये हेस लॉ है, कैसे यहां से यहां तक का एंथैल्पी निकालना है, इसका पता है इसका पता है इसका पता है, जोड़ देना है भाई, क्या करना है। इसमें कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, बस ये कुछ थोड़े से बेवकूफ लोग हैं जिनका दिमाग उतना नहीं चलेगा बेटा, उनके चक्कर में ये सब चीजें एंथैल्पी अलग से इनऑर्गेनिक एंथैल्पीज बतानी पड़ रही है, कॉपी भरना पड़ रहा है, क्योंकि भाई उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है और कुछ नहीं। अब देखो यहां पर इनऑर्गेनिक में दो टाइप के सॉल्ट भी होते हैं, एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड सॉल्ट भी होते हैं। याद करो हाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट, और हाइड्रेटेड सॉल्ट और एनहाइड्रेट सॉल्ट, ये जो सॉल्ट होते हैं बेटा उनके लिए भी हम डिफाइन करते हैं। अब देख लो हीट ऑफ हाइड्रेशन बेटा हम इनके लिए भी डिफाइन करते हैं। अब यहां पर देख लीजिएगा बेटा, अब ये चीज आपको इनऑर्गेनिक में पता है कहां मिलेगी, डी&एफ ब्लॉक में, कि सर यहां पर भी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। बेटा दो दो लाइन की डेफिनेशन है, साथ में लिखना चाहो लिख सकते हो। सर जब आप क्या करें, एक मोल एनहाइड्रस सॉल्ट का कंबाइन करें किसके साथ, फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन। देख लो ये पानी के साथ, ये ब्लू विट्रियोल ये दिख रहा है पानी के साथ, ये सारे के सारे हाइड्रेशन एंथैल्पी है बेटा, इसको भी हाइड्रेशन एंथैल्पी बोला जाता है। सर ये हाइड्रेशन एंथैल्पी इसको भी बोला जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड एंथैल्पी देख लीजिएगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी किस तरह से रिलेट होता है। तो बेटा आप देख लो ये सब चीजें भैया आप इनऑर्गेनिक की हैं, लेकिन हैं तो हैं, अब क्या करें, आएगा भाई क्वेश्चन पूछेगा तो तुम वहां पर लिख लेना। चाहे मुझे पता है इनऑर्गेनिक पढ़ते टाइम तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आता है, इनऑर्गेनिक जब आएगा तो तुम फिजिकल को याद करेगा, फिजिकल आ रहा है तो इनऑर्गेनिक पढ़ेगा। सर देख रहा है बेटा सारी चीजें लिंक्ड होती हैं,
ध्यान से देख लेना, ये सारी चीजें लिंक्ड होती हैं। सर इसमें लिमिटेड पानी से अगर आप कनेक्ट करते हो तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये बेटा ये भी इनऑर्गेनिक का ही पार्ट है। अगर गैसियस आयन के बदले, हाँ एकदम लिख लो भाई, 3 लाइन तो लिखना है यार, कैसी बात कर रहा है, 3 ही लाइन तो लिखना है। सर हीट ऑफ हाइड्रेशन देख रहा है, इसके हीट ऑफ हाइड्रेशन कैसे होता है? एनहाइड्रस सॉल्ट के केस में क्या बोलते हैं? जब फिक्स्ड पानी से चले जाओ, सर फिक्स्ड पानी से चले जाओ। आयंस के केस में क्या था कि पूरा का पूरा पानी आप अटैच कर लो। तो डिफरेंस याद रखिएगा, और बेटा एकदम नहीं टेंशन नहीं लेने का, ये सब आपको इनऑर्गेनिक में फिर से जब, हाँ मोहित सर, ओम सर, जो भी जिनसे भी आप पसंद करें वहां पर भी जाके यही सब टाइम वेस्ट करेंगे, कौन बेस्ट है कौन बढ़िया है, ठीक है? तो बस भाई देख लीजिएगा। इक्विलिब्रियम बेटा कल से चालू करेंगे, यस यस इक्विलिब्रियम कल से चालू होगी। तो बेटा देख लेना, हाइड्रेशन इंथैल्पी इसको बोला जाता है। हाइड्रेशन इंथैल्पी इस तरह की चीजों को बोला जाता है कि ये भैया आप स्पेसिफिक आप H2 ऐड कर रहे हो तो। और अगर इसी केस में अगर तुमको बोल दिया जाए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए इनके लिए क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ वाटर। इनके केस में अगर सॉल्यूशन ये लिमिटेड वाटर है तो हाइड्रेशन इंथैल्पी। अगर भैया एक्सेस ऑफ पानी दे दिया, कॉपर सल्फेट एक्सेस में चला गया, एक्वस में बन गया, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन एंथैल्पी। दोनों में डिफरेंस देखना। हाइड्रेशन एंथैल्पी में बोला है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर। अगर भैया सॉल्यूशन एंथैल्पी डिफाइन करोगे तो इसके लिए सॉल्यूशन एंथैल्पी क्या होता है कि भैया इतना ज्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दो, इतना ज्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दो। ये देख लो भैया, अगर तुम पानी में ऐड कर दो ये सॉल्यूशन एंथैल्पी है, लेकिन लिमिटेड पानी ऐड करोगे तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एंथैल्पी। प्लीज याद रखिएगा, सॉल्यूशन एंथैल्पी मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी एक्सोथर्मिक, याद रखिएगा। छोटा सा बेटा 2-2 लाइन का चीजें खटाखट खत्म करो। एनहाइड्रस सॉल्ट में बेटा सॉल्यूशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का मीनिंग अलग अलग होता है। सॉल्यूशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का मीनिंग अलग अलग होता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी में लिखना है बेटा, मर्जी है, 2 लाइन लिखने में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, घर पे बैठ के लिख लेना भाई। हमारा तो भाई, हाँ हम तो भैया इसलिए पढ़ा रहे हैं कि भैया कुछ हो सकते हैं कभी क्वेश्चन पूछने वाला ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक में कंफ्यूज ना हो, आपको ये भी नोट्स याद रहे, कहीं भी आप रिवाइज करके याद रखिएगा। सर आप जब एक्सेस ऑफ पानी देते हैं तो सॉल्यूशन एंथैल्पी, जब लिमिटेड पानी देते हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी। जैसे यहां पर पानी दे दिया एक्वस, सर यहां पर देखो इसको भी सॉल्यूशन एंथैल्पी, क्यों? क्योंकि भैया ये भी क्या है? सॉल्यूशन एंथैल्पी। इसको भी खूब सारा पानी दे दिया तो सॉल्यूशन एंथैल्पी। सर देख लीजिएगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब होता है लिमिटेड पानी देना, लिमिटेड पानी देना। हो गया जल्दी बेटा, बहुत ज्यादा रिएक्शन है नहीं, एग्जांपल्स याद रखिएगा। ये सारे इनऑर्गेनिक में दोबारा आपको डी एंड एफ ब्लॉक में इन सब जगहों पर फिर से मिलेंगे। डी एंड एफ तो छोड़ो, शायद सर मुझे लगता है पीरियोडिक में ही पढ़ा दें तुम्हें, अगर तुम वहां पर भी शांति से पढ़ते रहे तो। आधे टाइम तो हाँ टीचर ही तुम लोगों को देख के फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं। हाँ टीचर आपस में पता यही बात करते रहते हैं कि भाई क्या है यार, क्यों कहां से आए हैं बच्चे। हाँ जैसे भाई मतलब पिछले हफ्ते मेरे साथ भी यही चल रहा, मैं भी यही सोचा भाई कौन आया है इस बार, पता नहीं अगले साल, हाँ अगले साल कौन रिजल्ट पे चढ़ेगा, कैसा होगा। तुमको बस ये दिखा रहा हूं, डिफरेंस अगर नहीं पता है तो बेटा देख लो। अब ये क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ दिया एग्जाम में, ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया गया, तुम एग्जाम हॉल में डिसाइड ही नहीं कर पाओगे क्या करना है। ये क्वेश्चन पहले तो सोचेगा थर्मोडायनेमिक्स का है, थर्मोडायनेमिक्स नहीं, कॉपर है, डी एंड एफ ब्लॉक का लग रहा है। पहले क्वेश्चन ये सब सोचेगा। बेटा दोनों में डिफरेंस देखो, अगर आपको क्लियर है चीजों को, अगर चीजें क्लियर है तो बेटा देखिएगा आप विद इन सेकंड एग्जाम हॉल में क्या बनाएंगे। अगर आपको मीनिंग पता है, क्या बोल रहा है कि सर आप ना कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट .5H2O है, सर इन दोनों को अगर सॉल्यूशन एंथैल्पी देते हैं, सर ये सॉल्यूशन बनाते हैं, इन दोनों का सॉल्यूशन बनाते हैं, इन दोनों का सॉल्यूशन बनाएंगे तो बेटा क्या बनेगा? एक ही चीज बनेगी। और इन दोनों के सॉल्यूशन एंथैल्पी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर देख लीजिएगा, ये चार्ट जरूर बना लीजिएगा। इसकी एंथैल्पी +12 है और इसकी एंथैल्पी सॉल्यूशन की कितनी है? -70 किलो जूल्स है। ये +12 किलो जूल्स। अगर आपको मीनिंग पता है, अब आप मीनिंग नहीं डिकोड कर पा रहे हैं, पूछ रहा है हीट ऑफ हाइड्रेशन बताओ। सर यहां से यहां तक का कॉपर से ये वाला हाइड्रेशन एंथैल्पी बताओ।
सर हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बताओ। अब भैया देख लो, अगर तुमने एग्जाम हॉल में ये ट्रायंगल बना लिया तो बस तुम्हारा काम विद इन सेकंड का है, और नहीं तो वहां पर बैठ के सोचते रहो कि बेटा ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है कि रे फिजिकल का क्वेश्चन है, इसके लिए हम किसको ब्लेम करेंगे, ये सोच लो। या तो ये सोचते रहो, और नहीं तो भैया क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। सर देख लो, ये -70 है, ये +12 है, क्या हम लिख सकते हैं कि -70 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच हाइड्रेशन प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा एच सॉल्यूशन, ये +12। सर ऐसे एंथैल्पी और ऐसे एंथैल्पी, सर हाइड्रेशन एंथैल्पी कितना आ गया सर, -70 -12 कितना आ जाएगा -82 किलो जूल। अब ये क्वेश्चन भाई विद इन सेकेंड बन सकता है अगर आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर है। सॉल्यूशन का मतलब सबको एक्सेस पानी में डाल दो, चाहे वो ये हो चाहे ये हो, लेकिन हाइड्रेशन का मतलब होता है लिमिटेड पानी को डालना। अब ये कॉन्सेप्ट बेटा आप यहां सीख लो और चाहे फिर एग्जाम हॉल में। हाँ तो ये देख ले भाई, तेरे पास है सर हाइड्रेशन एंथैल्पी सॉल्यूशन एंथैल्पी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तेरे ऊपर है। अब देखो भाई, इनऑर्गेनिक एंथैल्पी मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। एनसीईआरटी में एक और एंथैल्पी है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंथैल्पी है। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी वहां पर एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो भैया मुझे वो बतानी है। -82 आ जाएगा ना, हाँ x की वैल्यू 82 आ जाएगी, x की वैल्यू 82, -82 इज द करेक्ट आंसर। ये एनसीईआरटी में है, आप पढ़े चाहे ना पढ़े, एनसीईआरटी में थर्मोडायनेमिक्स में दिया है, तो भाई मुझे बताना है कि इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन बेटा क्या होता है, तो ये भी भाई साहब देखेंगे तो ऑलवेज ये भी क्या हो जाएगा एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि भैया अगर तुम डाइल्यूट करोगे, याद करो डाइल्यूशन याद है, डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन कभी याद किया हो, कभी पढ़ाई की हो, इधर रिवीजन किया हो तो शायद याद करोगे। डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन में N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 या फिर M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। यहां पर क्या कांस्टेंट रहता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो चेंज क्या होता है डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन में? सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? चेंज होता है। शायद याद करो, ऐसा कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। सर ये देख लीजिएगा, हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था। इंथैल्पी बेटा खत्म क्या होगी, वो तो तुम्हारे ऊपर, मैं अभी बोलो अभी बंद कर दूंगा, मुझे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा, लेकिन मुझे पता है ये बताना जरूरी है भैया, क्योंकि तुम्हारे लिए फिजिकल का मास्टर अलग हो सकता है, ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक का अलग होता है, एग्जाम हॉल में अलग नहीं होता, केमिस्ट्री होती है वहां पर, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा तीनों चीजें मिक्स होती रहती हैं। तो भैया डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप क्या डालते हो? सिर्फ सॉल्वेंट डालते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ए सॉलिड है, ध्यान देखना, अपने पास ए सॉलिड को पानी डाल दिया, तो बेटा आप पानी डाला, सर पानी में ए एक्वस चला गया, तो इसको तो तुम क्या बोल दोगे कि सर दिस इज नोन एज सॉल्यूशन एंथैल्पी। ये क्या हो गया? सॉल्यूशन एंथैल्पी। सॉल्यूशन एंथैल्पी और डाइल्यूशन एंथैल्पी में फर्क है बेटा, ध्यान सुनना। सॉल्यूशन एंथैल्पी और डाइल्यूशन एंथैल्पी में फर्क है, सुनना अपने पास क्या फर्क होता है। जैसे देखो ए सॉलिड है, तुमने भैया इसको 10H2O दिया, तो भैया ये क्या बना लेगा? इस रिएक्शन की एंथैल्पी मान लो -30 जूल। सर देखिएगा ये 10H2O से, सर ये क्या है एंथैल्पी? इसको कौन सा बोलते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी, याद है हाइड्रेशन एंथैल्पी। सर यहां पर इसको फिर से अगर मैंने 10H2O दे दिया तो बेटा ये क्या हो गया? A.20H2O। वाटर क्रिस्टल्स बढ़ा रहे हो, ये वाटर क्रिस्टल्स बढ़ा रहे हो तो भैया यही तो क्या कर रहे हो? डाइल्यूट कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो आप? यहां से यहां तक आ रहे हो, भैया इसको क्या बोलोगे? सर अगर फिर से 10H2O ऐड कर दिया तो बेटा यहां पर क्या हो रहा है? सर यहां पर ये क्या कर रहे हो आप? सर डाइल्यूट ही तो कर रहे हो भैया। पहले वाली हाइड्रेशन एंथैल्पी है, लेकिन बाद में ये दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है? अब आप यहां पर डाइल्यूशन कर रहे हो बेटा, और कुछ भी नहीं कर रहे हो। पहले में तो आपने हाइड्रेशन करा, बट बाकी दोनों रिएक्शन में क्या कर रहे हो? डाइल्यूशन कर रहे हो। डाइल्यूशन पता चल रहा है, ये वाला हाइड्रेशन है। क्यों? क्योंकि आपने भैया अभी हाइड्रेशन एंथैल्पी पढ़ी। ये वाले को सॉल्यूशन एंथैल्पी बोलते हैं, क्योंकि भैया आपने सीधा उठा के गैस में और एक्वस में डाल दिया। ये सॉल्यूशन एंथैल्पी है, ये हाइड्रेशन एंथैल्पी है। तो भैया डाइल्यूशन एंथैल्पी क्या होगा? यहां से यहां तक का डाइल्यूशन एंथैल्पी निकालना हो बेटा, तो डाइल्यूशन एंथैल्पी क्या होगा? सर क्या होगा बताओ? सर क्या फाइनल माइनस इनिशियल कर दे?
सर देख लेना, -3 किलो जूल्स एनर्जी। यहां पर 30 निकल रहा था, यहां 33 हो गया, तो मतलब क्या हो गया बेटा, 3 और ज्यादा निकल गया। यहां से यहां तक की डाइल्यूशन एंथैल्पी निकालनी है, तो बेटा क्या हो जाएगा सर, यहां से यहां और डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब -37 -33, सर यहां पर 4 किलो जूल्स सर डाइल्यूट कर रहे हैं। मतलब भाई और तो कुछ हो नहीं रहा ना, आप शायद इन तीनों को जोड़ दो, अगर आप इन तीनों को जोड़ दो तो भैया ओवरऑल एंथैल्पी आ जाएगी। तो भैया देख लीजिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन बोलेगा डाइल्यूशन एंथैल्पी क्या होती है, कि जब आप सिर्फ पानी को जोड़ते हो, याद रखिएगा यहां से यहां तक डाइल्यूट किया, ये भी डाइल्यूशन है, तो इसको डाइल्यूशन एंथैल्पी बोलते हैं, कि डाइल्यूट करने पे जो एनर्जी चेंज हो उसको डाइल्यूशन एंथैल्पी बोल दिया जाता है। डन। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, वो ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में एक लाइन यूज की गई है, एनसीईआरटी में एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन के लिए एक लाइन यूज की गई है, ध्यान सुनिएगा, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन के लिए एक लाइन यूज की गई है। ये एनसीईआरटी के पॉइंटर्स हैं बेटा, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है जेईई मेंस वालों ने, और आपसे भी कभी भी पूछा जा सकता है। कैसा सर, एनसीईआरटी में ना एक लाइन यूज की गई है, ये देखिएगा, एनसीईआरटी के पॉइंटर्स हैं बेटा। ये एनसीईआरटी के थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे, कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा, कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे। तो एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी गई है कि इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन जो होता है, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन पे एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड पे। ये लाइन देख लीजिएगा कि इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन किसको बोलते हैं, कि भैया आप किस पे डिपेंड करेंगे, ओरिजिनली क्या था और प्लस आपने कितना सॉल्वेंट ऐड किया, ये एनसीईआरटी की लाइन। दूसरा, जितना ज्यादा आप सॉल्वेंट ऐड करते हैं, जितना ज्यादा आप सॉल्वेंट ऐड करते हैं, ऑब्वियस एक टाइम आएगा, बाद में क्या बोल देते हैं उसको बेटा, इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, कि भैया इतना ज्यादा आप डाइल्यूट कर चुके, इतना ज्यादा डाइल्यूट कर चुके कि कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू 0 हो गया, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, आपको करना पड़ेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है भाई। तुमको मैं दिखाता हूं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं भाई। तुमको लग रहा है थर्मोकेमिस्ट्री भैया तुम हल्के में ले रहे हो, पिछले 2 साल से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है थर्मोकेमिस्ट्री से भैया, तुम जिसको छोड़ रहे हो वही एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन इसको बोलते हैं। अच्छा, डाइल्यूशन का मतलब हो गया, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन हो गया। सर ये 2 लाइन याद रखिएगा, ऊपर की लाइन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये 2 लाइन ध्यान रखिएगा कि भैया डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है। अच्छा एक बात बताओ, इतनी सारी इंथैल्पीज पढ़ ली, अगर इंथैल्पीज का उल्टा लिख दिया जाए तो, अगर उल्टा लिख दिया जाए तो छोड़ दे बेटा, कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना, बस ये बता क्रिस्टलाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होगा। सोच, अब इतनी सारी इंथैल्पीज तुम्हें बता दी गई हैं, मुझे बताओ क्रिस्टलाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होगा, बताओ भाई, क्रिस्टलाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग क्या हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होगा। जैसे मान लो ये सोडियम प्लस है, ये देखना अपने पास 2 सोडियम प्लस, ये देख ले सोडियम प्लस किससे मिल गया, SO4-2 से मिल गया, और ये क्या बना ले सर, क्रिस्टल बना ले, किसका, Na2SO4 का। सर यही बोलेगा ना भाई साहब, Na2SO4 का क्रिस्टल, क्रिस्टलाइजेशन एंथैल्पी इसी को बोलेंगे। सर आप देख लीजिए, अगर क्रिस्टलाइजेशन एंथैल्पी बोल रहा है तो भैया क्रिस्टलाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हो गया, क्रिस्टल बनाना। कहां से सर, लिक्विड से आप क्रिस्टल बना लीजिएगा। सर अगर आप इतनी सारी इंथैल्पीज कर गए तो आपको पता होगा कि इंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड में चले जाइए। और क्रिस्टल किसके बनते हैं, सॉल्ट के बनते हैं, पानी का क्रिस्टल तो बनता नहीं है ना, पता चला पानी का क्रिस्टल बना के बैठा है, भैया पानी का क्रिस्टल तो बनेगा नहीं पक्का, तो भैया आप उल्टा चले जाइए, क्रिस्टलाइजेशन कर दीजिएगा। सॉल्ट के केस में क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है। सर नीट 2025 में ये क्वेश्चन पूछ दिया था, ये BSU3। सर यहां पर देख लीजिएगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्रिस्टलाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, देखिएगा बेटा आंखों से आंसू ना आ जाए, इतना तगड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया था कि सर ऐसा लिख पाएंगे आप लोग, ऐसा अगर क्वेश्चन दे दिया, कहीं देखिएगा बेटा ये कॉन्सेप्ट आप रिलेट कर पा रहे हैं, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आप
सोच पा रहे हैं कि सर ये कैसे हो गया, बताइए तो सर ऐसे कैसे हो गया। अगर फॉर्मेशन एंथैल्पी इस रिएक्शन की दी हुई है, क्या हम ये लिख पाएंगे? भैया देख लीजिएगा, क्रिस्टलाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरियम कार्बोनेट निकालना है और सर आपको क्या दे दिया है? फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया है। क्या ये कॉन्सेप्ट आप लगा पाएंगे कि सर ये कॉन्सेप्ट मुझे आता है? सर ये कॉन्सेप्ट आप लगा पाएंगे कि सर ये कॉन्सेप्ट तो मैं कर ही लूंगा? इतना ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन को देख के कहीं डर तो नहीं लग गया? हमारा चिंटू ये तो नहीं सोचने लगा कि सर इसमें तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होना चाहिए था। हाँ, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कैसे हो गया? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कैसे हो गया पता चल रहा है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि फॉर्मेशन एंथैल्पी दी हुई थी। अगर मैं चाहता तो यहां पर यह भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लेकिन अब पानी का थोड़ी ना कंबसन करूंगा। मतलब बात कह रहा हूं कि भैया फॉर्मेशन एंथैल्पी के बदले अगर कंबसन एंथैल्पी दिया होता तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देता। अब पानी में आयन का कंबसन नहीं करा सकता मैं, ठीक है, लेकिन तुम सोच सकते हो कंबसन एंथैल्पी होता तो बेटा दिस माइनस दिस हो जाता। कर पाएंगे? श्योर है? सर ये देख लीजिएगा, कंबसन एंथैल्पी, फॉर्मेशन एंथैल्पी जब आएगा। अब बेटा छोटी छोटी एंथैल्पी जो ऑर्गेनिक में यूज होती हैं, ऑर्गेनिक एंथैल्पी जो आपको ऑर्गेनिक में यूज करनी है, कौन कौन सी? बेटा ये देखिएगा, आपको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन मिलता है। ये देख लेना, आपको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं बेटा। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन डेल्टा एच, ये आपको मिलता है जीओसी के अंदर जब पाई बॉन्ड आप तोड़ते हैं तो। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन बेटा क्या बोलते हैं? सर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसको बोलते हैं? ये ऑर्गेनिक में आता है बेटा, आपको वहां पर मिलेगा कि भैया इट इज द इंथैल्पी चेंज, इट इज द इंथैल्पी चेंज, इट इज द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज कंप्लीटली हाइड्रोजिनेटेड। इसको क्या बोल दे? कंप्लीटली हाइड्रोजिनेटेड हो जाए, कंप्लीटली हाइड्रोजिनेटेड टू गिव सैचुरेटेड कंपाउंड। जब आप क्या कर दें, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में चले जाएं, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी। उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी। ध्यान सुनिएगा सर, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी। कि भैया देख लेना अपने पास हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी कैसे बोलते हैं कि सर आप देख लीजिए, ये है आपके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इथीन है। सर आपने क्या करा? हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये भैया इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो भैया इथीन है, इथीन से भैया क्या बना दिया? इथेन। सर इस रिएक्शन की एंथैल्पी को क्या बोल देंगे? सर इस रिएक्शन की एंथैल्पी को क्या बोल देंगे? हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी बोल देंगे। सर ये किसकी हाइड्रोजिनेशन हो रहा है? इथीन का हो रहा है, इथीन का हो रहा है। सर ये रिएक्शन में क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग आपको पता हो तो ये एक पाई बॉन्ड तोड़ के हम 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी जो होती है ना बेटा, हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि सर एक वीक बॉन्ड तोड़ के सर एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो ये हमेशा ऑलवेज एक्सोथर्मिक। सर ये हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी हमेशा एक्सोथर्मिक होगी, हमेशा एक्सोथर्मिक। इथाइन है सर, हाइड्रोजिनेशन करेंगे। सर याद रखिएगा, इसको हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी बोलते हैं, इसको हाइड्रोजिनेशन। अगर कंप्लीटली सैचुरेट नहीं हो रहा है तो भैया हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी नहीं बोलोगे। सर इस रिएक्शन की एंथैल्पी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ऑर्गेनिक में बेटा जीओसी करोगे तो हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी बोल दिया जाएगा आपको। जब आप जीओसी में हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करने को या ऑर्डर निकालने को आता है कि हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी बेटा किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ऐसा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में आपको पढ़ने को मिलेगा। हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी का मीनिंग याद रखिएगा। सर ये देख लीजिए, हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी क्या होता है? सर
ये क्या होता है? तो भैया देख लेना, हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, कैसे डिफाइन होती है? सर इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन में ये चीजें आएंगी। सर यहां पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इनवर्सली पर जितना पाई बॉन्ड बढ़ता है, आप ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है मैंने मीनिंग बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी है, आप इसको आगे जाके ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। सिमिलरली ऑर्गेनिक में एक और टर्म आता है दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स बनाते हैं तो भी वहां पर यही सेम चीज होती है। एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन बेटा अगेन ये भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। सर इन ऑर्गेनिक में देखेंगे मोस्टली इंथैल्पी जो होगी एक्सोथर्मिक होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर भी देखोगे तो बेटा सीधी सी लाइन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन है, इथीन है, इसके भैया N मॉलिक्यूल्स ले लो, पॉलीमराइजेशन कर दो। सर आप जब पॉलीमराइजेशन करते हो तो देखोगे एक पाई बॉन्ड टूटता है और 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं, किसके साथ? ऐसे N पॉलीथीन, ये पॉलीथीन बन जाता है। तो इंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन इसको बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन इंथैल्पी इसको बोलते हैं कि भैया आप इथीन है, आप देखोगे इथीन है, सर यहां पर देखोगे प्रोपीन है, सर ये देख लो प्रोपीन है, या फिर यहां पर क्लोरीन लगा देता हूं, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। तो बेटा इसके N मॉलिक्यूल्स ले लो, पॉलीमराइजेशन कर दो, तो ये बन जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको आप लोग PVC जानते हैं, PVC पाइप्स, PVC। तो ये देख लेना पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो भैया इंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि अगेन एक पाई बॉन्ड टूटता है, एक पाई बॉन्ड टूटता है और 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इसीलिए क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाता है बेटा, एक्सोथर्मिक हो जाता है। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक। ठीक है, इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक बोल देते हैं। ठीक है ना। तो भैया ये देख लीजिएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये इनऑर्गेनिक में, सॉरी ऑर्गेनिक में, ये हाइड्रोजनेशन, पॉलीमराइजेशन, ये सब ऑर्गेनिक में यूज होती है। ऑर्गेनिक में देखोगे बेटा तो एक और लास्ट इंथैल्पी दैट इज नोन एज रेजोनेंस इंथैल्पी। रेजोनेंस इंथैल्पी की बात करेंगे तो रेजोनेंस इंथैल्पी देखोगे तो भैया रेजोनेंस इंथैल्पी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों जगह आती है। ठीक है, ये देख लेना। सुनना भाई, अरे तुमको जाना है तुम जा सकते हो बाबू, मैं चिल्ला रहा हूं ना। मुझे कुछ लोग, मुझे ऑर्गेनिक पढ़ाने का शौक है नहीं, मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा, लेकिन मुझे पता है ना यार कुछ लोगों को काम आएगा। जब रिवीजन करने आएंगे, जब ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे तब थर्मोडायनेमिक्स पलटेंगे, तुमको याद आएगा, दोनों सब्जेक्ट को रिलेट कर पाएंगे। नहीं तो तुमको तो पता ही है, तुमको तो सब आता ही है। रेजोनेंस एंथैल्पी क्या होती है कि एक्चुअली बेटा देखो, ये होते हैं रेजोनेटिंग, ये क्या होते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आप देखें तो बेंजीन का ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल देते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल दिया जाता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर इसी को हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल देते हैं कि सर ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहला रहे हैं। और इसी का अगर हाइब्रिड बनाएंगे, अगर आप हाइब्रिड बनाते हैं तो बेटा ऐसे 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 करके ये बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इन दोनों, अगर रेजोनेंस एनर्जी डिफाइन करनी हो मुझे, तो रेजोनेंस एनर्जी बेटा बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि भैया एनर्जी डिफरेंस बता दो, एनर्जी डिफरेंस बता दो, इसके और इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस बता दो। सर इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला। सर ये ज्यादा स्टेबल होगा ना, क्योंकि आपको ही पता। सर रेजोनेंस एनर्जी बतानी है तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? सर अगर स्ट्रक्चर वाइज बात करेंगे तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? सर डिफरेंस बिटवीन किसका, डिफरेंस बिटवीन energy of resonance hybrid and hybrid resonance hybrid and most stable canonical structure। इन दोनों के बीच में भैया जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सर उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? उसी को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी बोल देते हैं। कि रेजोनेंस हाइब्रिड और इसमें से जो ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये सब चीजें आप जब जीओसी पढ़ोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पता चलती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पता चलेगी तो आप वहां से रेजोनेंस एनर्जी निकाल सकते हो। या फिर रेजोनेंस एनर्जी बेटा एक और तरीके से निकाला जा सकता है कि जब आप किसी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालो,
रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है बेटा, तो ये भी एक्सोथर्मिक होती है। ये भी क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। क्यों? क्योंकि भैया रेजोनेंस आने से स्टेबिलिटी आती है। रेजोनेंस आने से क्या आती है? स्टेबिलिटी आती है। और जब आप स्टेबल होगे तो एनर्जी क्या होगा? लूज करोगे। तो रेजोनेंस ऑर्गेनिक में जब भी आएगा या जहां भी आएगा तो स्टेबिलिटी लेके आता है। तो रेजोनेंस एनर्जी भी क्या होती है? एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी लूज करते हो आप। ठीक है, वो एनर्जी आप लूज करते हो। तो याद रखिएगा, रेजोनेंस एनर्जी निकालना हो तो बेटा याद रखना सर, ये देख लेना, ऑब्जर्व्ड माइनस डेल्टा एच थ्योरेटिकल। आप अगर हाइड्रोजिनेशन कर रहे हो, ध्यान सुनना अपने पास, और डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन, अगर जैसे रेजोनेंस एनर्जी निकालनी हो बेटा तो हम कैसे निकालते हैं? रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? ऑब्जर्व्ड एंथैल्पी माइनस थ्योरेटिकल। ऑब्जर्व्ड मतलब जो आया है, और थ्योरेटिकल मतलब जो आना चाहिए, जो आया है और जो आना चाहिए। ऑब्जर्व्ड माइनस क्या कर देते हैं बेटा? थ्योरेटिकल। कि ऑब्जर्व्ड माइनस क्या कर दो? थ्योरेटिकल। कि ऑब्जर्व्ड माइनस थ्योरेटिकल कर दो, रेजोनेंस एनर्जी निकल जाएगी। ये अरे तुम किसी के लिए भी ऑब्जर्व्ड माइनस थ्योरेटिकल, तुम ये देखो, जैसे मान लो कोई भी स्ट्रक्चर है, ऑब्जर्व निकाल दो, थ्योरेटिकल निकाल दो बेटा, आ जाएगा। जैसे एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है बेटा, उसको करा देता हूं, फिर तुम ये देख लेना। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आपको छोड़ दीजिए। इस रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ X2Y दिया हुआ है। X2Y दिया हुआ है। X2Y की वैल्यू बेटा इतनी है। X2Y की वैल्यू बेटा 80 किलो जूल दी गई है। अगर आप इस रिएक्शन को रियल लाइफ में करेंगे तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या दिया गया? 80 किलो जूल। अब आपको रेजोनेंस एनर्जी बतानी है, क्योंकि इसकी एनर्जी ना सही नहीं आई है रीजन, और साथ में क्या दिया है? बॉन्ड एनर्जी दी गई है, हर एक की बॉन्ड एनर्जी दी गई है। तो बेटा इसमें रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालेंगे? रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालेंगे बेटा? रेजोनेंस एनर्जी भैया निकालने के लिए पहले तो तुम निकाल दो फॉर्मेशन एंथैल्पी X2Y का। कौन सा? थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकल फॉर्मेशन एंथैल्पी निकाल दो X2Y का। कैसे आएगा सर? फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ X2Y कैसे आएगा? बस बेटा लास्ट क्वेश्चन। X2Y का फॉर्मेशन एंथैल्पी अगर निकालने जाओगे तो X2Y का फॉर्मेशन एंथैल्पी हमारे पास क्या क्या आ जाएगा सर? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, ये देख लो, बॉन्ड इन थ्योरेटिकली निकालने जाएंगे तो X ट्रिपल बॉन्ड X प्लस हाफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Y डबल बॉन्ड Y। सर रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस क्या हो गया? 2 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ X2Y XY। सॉरी नहीं, माइनस 2 टाइम्स नहीं, ये ले लेते हैं ना, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, ये देखना भाई, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ X डबल बॉन्ड X, और यहां पर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देते हैं। सर ये निकाल लो, देख ले भाई, अगर तू देख लेगा तो यहां पर बॉन्ड एंथैल्पी X क्यूब का कितना, X ट्रिपल बॉन्ड X का कितना दिया है? 940। सर ये कितना हो गया? 1/, ये थ्योरेटिकल निकाल रहे हो। सर Y डबल बॉन्ड Y का कितना दिया है? 500। सर ये हो गया, माइनस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, X डबल बॉन्ड X का कितना दिया है? 410, और इसका कितना दिया है? 602। सर आप देखोगे इसकी इंथैल्पी निकल के आएगी 0, 9, 9 to 11, और माइनस ये कितना हो गया? 2, 1, 10। सर यहां पर एनर्जी निकल के आ रही है 178। सर आपको रियल में थ्योरेटिकली कितना आ रहा है बेटा? 178। ये थ्योरेटिकली कितना आ रहा है? 178। थ्योरेटिकल आपका फॉर्मेशन एंथैल्पी इतना आना चाहिए था, बट आया कितना है? 80। क्यों कम आया है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। बेटा आप देख लो, 80 माइनस 178 कर दो, सर ये कितना आ जाएगा? 17 में से 8 गया, 98। इतना किलो जूल आप रिलीज कर रहे हो बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। तो रेजोनेंस एनर्जी ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस एनर्जी ध्यान रखिएगा। बाकी आप ऑर्गेनिक में बेटा अच्छे से करेंगे, आप ऑर्गेनिक में अच्छे से करेंगे। इंतजार रहेगा बेटा कल, जब आपके पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके इनर, थोड़ा सा कल हम लोग ना स्टार्ट तो करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के और एक दो कॉन्सेप्ट्स अपने पास, इनके क्वेश्चंस और ये सब चीजें हम लोग कल प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। तो कल भैया इक्विलिब्रियम का छोटा सा पोर्शन, लेकिन उसके बाद जो केबीडी होगा वो बहुत शानदार होगा। उसके अंदर भैया कुछ कुछ चीजें और करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री की कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है उधर। चलो भाई, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया था भाई मैं, चलो कोई नहीं, कल करते हैं।
कल ये सारे क्वेश्चंस बेटा करेंगे। उम्मीद करते हैं कल आप फिर से मिलेंगे और हम लोग वहां पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो कल भैया इक्विलिब्रियम स्टार्ट होने वाला है, नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो कल हम लोग शुरुआत में नए चैप्टर को पढ़ेंगे। कल शुरुआत में नए चैप्टर की सारी थ्योरी करेंगे। कल थ्योरेटिकल पोर्शंस होता है, नया चैप्टर आता है तो थ्योरी आती है शुरुआत में। कल सारी की सारी थ्योरीज करेंगे और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के, थर्मोकेमिस्ट्री के कुछ पोर्शंस अभी रहते हैं। तो प्लीज बेटा कल इक्विलिब्रियम भैया एकदम शुरुआत से ही मत स्टार्ट कर लेना। थर्मोकेमिस्ट्री में अभी 1-2 पेज छोड़ देना, क्योंकि कुछ चीजें रहती हैं थर्मोकेमिस्ट्री को रिवाइज करने के लिए, वो कल हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में फिनिश करेंगे। तो थर्मोकेमिस्ट्री का जो भी पोर्शन बचा हुआ है वो कल हम लोग इक्विलिब्रियम के साथ साथ करेंगे। और कल हमारा नया चैप्टर चालू हो रहा है, तो भैया जो भी फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं कल आ जाइएगा। कल इक्विलिब्रियम चालू करते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, एंजॉय करो, बाय बाय।